और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम डिस्कस कर लें कि हाउ वी डिवाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली द नर्वस सिस्टम। पहले इस चीज़ को तय कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या। अब देखें, यहाँ से हमें पता है पहले से कि नर्वस सिस्टम इसको हम स्ट्रक्चरली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमें पहले ही पता है कि इट्स कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स नाउ। वन इज द ब्रेन, another is the spinal cord। यानी ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उस वक्त, ये ब्रेन है और ये कनेक्टेड है और कंटिन्यूस है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ब्रेन एनक्लोज्ड है विद इन दी क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड है विद इन दी स्पाइन, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये दो हिस्से जो हैं, इनको दोनों को हम मिला के कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इस वक्त क्रेनियल कैविटी और वर्टिब्रल कैनाल के अंदर मौजूद है, ये अपने आप से इमर्ज करवा रहा है, वहाँ से निकल रहा है इससे स्पाइनल नर्व्स। अगर ब्रेन है तो क्रेनियल नर्व्स, अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं और 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ये इमर्ज होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन दो कंपोनेंट से। अब ये स्पाइनल नर्व जो हैं, जो मैंने आपको बताया 31 पेयर्स हैं, 31 फ्रॉम ईच साइड, और 12 पेयर्स जो हैं ये हैं क्रेनियल नर्व्स के, मीन्स 12 फ्रॉम ईच साइड। ये 12 पेयर्स जो इस वक्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के और वो 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के। जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसका मकसद ये है कि ये जो ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन वाला पोर्शन है, इसने 12 क्रेनियल नर्व्स दी हैं और स्पाइनल पोर्शन, जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है, ये इसने 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स दी हैं। यानी हर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट अपने करस्पॉन्डिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो हम इस वक्त यहाँ नर्व्स देख रहे हैं, इन नर्व्स के अंदर ये सारी चीज़ें तो हमने देखी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये हर एक नर्व, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बना रहे हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं? और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बैठा हुआ है, इनके फंक्शंस क्या हैं? इसका मकसद ये है कि ये जो इस वक्त हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है, इसको हमने डिवाइड किया है फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल डिवीजन है। इस स्ट्रक्चरल डिवीजन में हमें मुकम्मल तौर पे पता नहीं चलेगा कि इसके फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि एक नर्व तो हमारे हाथ में है। अब उस नर्व के अंदर एक सेंसरी फंक्शन है, एक मोटर फंक्शन है, ये जस्ट हम इस तरीके से तो कह सकते हैं, लेकिन वो तो फंक्शन है, वो स्ट्रक्चरल डिवीजन तो नहीं है। इसका मकसद ये है कि हम इस स्ट्रक्चरली इस नर्वस सिस्टम को हम इस्तेमाल करके देखेंगे कि अब फंक्शनली हम इस नर्वस सिस्टम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तब हमें पता चलेगा कि स्ट्रक्चरली इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन वाले हिस्से का क्या काम है और उससे जुड़े हुए जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी 12 क्रेनियल जो नर्व्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या।
उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी ऑनवर्ड डिवीजन्स हैं, वो किस तरीके से हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं फंक्शनल डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम की तरफ। यही पे इस वक्त जो स्ट्रक्चरल डिवीजन आप देख रहे हैं ये हमें काम आएंगी, लेकिन हम इस वक्त करेंगे फंक्शनल डिवीजन। अब यहां पर आप देखो फंक्शनल डिवीजन जो हम करने जा रहे हैं, जो इस वक्त फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखिए फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, अपने जहन में सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स रखें, और अब देखें कि यही नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल भी था पेरिफेरल भी था, यानी ब्रेन स्पाइनल कार्ड और साथ में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व वो थे, इस नर्वस सिस्टम से हम काम क्या लेने जा रहे हैं। अब फंक्शनल जो डिवीजन है नर्वस सिस्टम की, इस नर्वस सिस्टम में दो काम होंगे। दो काम तो हमें पहले ही पता है, एक इसका होगा सेंसरी काम, सेंसरी फंक्शन, और दूसरा होगा मोटर फंक्शन, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी माने क्या, माने ये है कि पेरिफेरी से जो स्टिमुला हमारे बॉडी पे अप्लाई होंगे, एक्सटर्नली हों या स्टिमुला इंटरनली हों, स्टिमुला का अप्लाई होना ज़रूरी है। वो सेंसरी स्टिमुला वो पेरिफेरी पे अप्लाई होंगे, यानी आप कह सकते हो कि सबसे पहले जो पहली चीज़ होगी यहाँ पर वो होगी एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस। ये सेंसरी सिस्टम के मैं बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस। अब एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस का मतलब क्या है, मतलब किसी भी किस्म का स्टिमुलस अप्लाई होगा। जैसे एक्सटर्नल सरफेस पे पेन है, टच है, वार्मथ है यानी टेम्परेचर है, कोई मूवमेंट हो रही है, प्रोप्रियोसेप्शन है जिसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, यानी कोई अगर जॉइंट पे आपको मूवमेंट हो रही है तो वो आपकी बॉडी को फील होती है, यानी वो आपके ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेता है कि यू आर एक्चुअली मूविंग दैट पार्ट, इसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। वाइब्रेशन है, टच है, ये सारी चीज़ें ये स्टिमुला हैं जो अप्लाई होंगे उस सरफेस पर यानी किसी जगह पर, और उस जगह पर मौजूद होंगे उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो इस अप्लाइड स्टिमुलस को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसड्यूस करते हैं इम्पल्स में। इसका मकसद है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, तो वो किस जगह किस चीज़ पे स्टिमुलस अप्लाई करेंगे आप, जाहिर है रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर्स कहते हैं हम उसको सेंसरी रिसेप्टर्स। ये सेंसरी रिसेप्टर्स पे अप्लाई करेंगे। अब वो सेंसरी रिसेप्टर्स पे जब आप अप्लाई करेंगे तो दूसरा जो प्रोसेस होगा वो सेंसरी रिसेप्टर अपना काम दिखाएगा। क्या, वो अप्लाइड स्टिमुलस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्पल्स। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, चेंज करना उसको। तो ट्रांसडक्शन ऑफ स्टिमुलस इनटू एन इम्पल्स। सिंपल्स में आप ट्रांसफर, अब वो ट्रांसड्यूस तो हो गया। अब ट्रांसड्यूस के बाद जाहिर है ये तो सब पेरिफेरी में चल रहा है। डिटेक्शन और परसेप्शन जो है ये सारी होगी ब्रेन में। अभी तो ब्रेन तक आप पहुंचे ही नहीं, ये तो आप पेरिफेरी में, जैसे हैंड पर है तो हैंड पर जो यही सेंसरी स्टिमुलस है जो इम्पल्स में कन्वर्ट हो चुका है, दैट विल बी नाउ ट्रांसमिटेड थ्रू, क्योंकि हैंड पे है इत्तेफाक से, थ्रू व्हाट, थ्रू दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सी चीज़, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। Through what? Through obviously the wires, through obviously the neurites, यानी through obviously the nerve fibers। और nerve fibers जो बनेंगे वो किससे, न्यूरॉन से। और न्यूरॉन्स के nerve fibers, वो न्यूरॉन्स के जो nerve fibers होंगे उसमें ये ट्रांसमिट होगा। तो जो तीसरा काम होगा वो होगा ट्रांसमिशन। तो दिस विल बी ट्रांसमिशन। अब आप जो करेंगे वो होगा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ये ट्रांसडक्शन, अब ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। किससे, ज़ाहिर है न्यूराइट से यानी फाइबर से।
न्यूराइट्स। अब न्यूराइट्स हैं, जाहिर है ये इधर दे विल बी डेंड्राइट्स और दे विल बी दी एक्सॉन्स, ये डिपेंड करता है। अब ये न्यूराइट्स हैं, वो न्यूराइट्स उसमें ट्रांसमिशन इम्पल्सेस की। अब वो न्यूराइट्स किसका हिस्सा होंगे? ज़ाहिर है न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स किसका हिस्सा होंगे? ज़ाहिर है आपके स्पाइनल नर्व्स का। और स्पाइनल नर्व्स को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ? ज़ाहिर है वो अटैच है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो दिस नाउ विल बी ट्रांसमिशन एंड इम्पल्सेस को। इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट होंगे वो कहाँ होंगे? ये इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे अप टू स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये सारा जो सिलसिला इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा जो 3 जो स्टेप्स हैं यहाँ पर, इसमें कौन इस्तेमाल हुआ है? PNS इस्तेमाल हुआ है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। सब में आप देखिए यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है। वो ट्रांसमिशन करके ये इम्पल्सेस हैंड ओवर किए गए हैं किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। क्योंकि ये बात स्पाइनल नर्व की हो रही है। यही अगर आप फेस पर टच करते तो उस वक्त नर्व जो इस्तेमाल होती, फिर भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लेकिन नर्व्स इस्तेमाल होती क्रेनियल नर्व्स। और वहाँ फिर ट्रांसमिशन होती कहाँ पर? ब्रेन पर, ब्रेन स्टेम पर, ब्रेन के लोअर पार्ट पर। यहाँ पर हम समझते हैं स्पाइन कार्ड है। चलिए स्पाइन कार्ड पर वो ट्रांसमिट तो हो गया। ट्रांसमिट हो गया तो क्या हम अब फील करना शुरू करेंगे? हम फील नहीं कर सकते। स्पाइन कार्ड विल नॉट मेक यू फील द थिंग हियर। वो टच आपको फील नहीं कराएगा, फील ब्रेन कराएगा। मीन्स स्पाइनल कार्ड विल गेट दीज सिग्नल्स एंड दीज सिग्नल्स। अब जो चौथा मरहला होगा वो होगा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ इम्पल्सेस महसूस अभी भी आपको नहीं होगा, ये होगा प्रोजेक्शन, माने स्पाइनल कार्ड से ऑनवर्ड। अब क्या इस्तेमाल कौन हो रहा है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, CNS का। कौन सा हिस्सा? स्पाइनल कार्ड। सफिशिएंट नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें परसेप्शन नहीं होगी, लेकिन ये स्पाइनल कार्ड सेफली हैंड ओवर करेगा ये चीज़ किसको? ब्रेन के हायर सेंटर्स को, ताकि वो फाइनली वो वाला प्रोसेस हो जिसको हम कहते हैं परसेप्शन, एहसास, उस चीज़ का एहसास हो। लेकिन वो क्या करेगा? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, इसका मकसद ये है कि अभी तक ये जितना भी आपने ये 3 प्रोसेसेस देखे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ, दे बीन हैंडेड ओवर टू स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड की जिम्मेदारी है कि वहाँ वो बंडल्स ऑफ द फाइबर्स बनाए और वहाँ से ये न्यूराइट्स जो होंगे, जो स्पाइनल कार्ड के न्यूराइट्स होंगे, स्पाइनल कार्ड के मौजूद अंदर न्यूरॉन्स के न्यूराइट्स होंगे, वो अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। और ये प्रोजेक्शन जो है फाइनली आप यहाँ पे देखोगे कि ये फाइनली हायर सेंटर्स तक ये पहुँचेगी। और जब हायर सेंटर्स तक पहुँचेगी तो आखिरी चीज़ होगी वो होगी परसेप्शन, ये होगा एहसास। ये है, अब देखें एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस और परसेप्शन, 5 प्रोसेसेस इस साथ इस तरीके से होते हैं। और ये जो 5 प्रोसेसेस जहाँ पर हुए हैं, ये 5 प्रोसेसेस हर सेंसरी सिस्टम के हर सेंसरी मॉडलिटी में होते हैं। टच में भी होंगे, विजन में, हियरिंग में, वो जनरल सेंसेस में भी होंगे, स्पेशल सेंसेस में भी होंगे। तो ये सेंसरी मॉडलिटी का सिलसिला इसी तरीके से यहाँ पर होगा। इसका मकसद ये कि फंक्शनल डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम में एक चीज़ होगी सेंसरी पोर्शन, सेंसरी डिवीजन, दूसरा होगा मोटर। मोटर का मकसद है क्या? अब ये जितना भी आप यहाँ, मोटर का मकसद है कि यू हैव टू मूव द थिंग्स। मूव का मकसद है कि इफेक्टर जो आर्गन्स हैं आपके वो मूव करेंगे आप। इफेक्टर आर्गन कौन है? या तो मसल्स हैं या ग्लैंड्स हैं। मोटर एक्टिविटी का क्लाइंट, मोटर एक्टिविटी के क्लाइंट 2 ही हैं जिन पे आप असर दिखाएंगे अपना, यानी न्यूरॉन्स जिस पर असर दिखाएंगे। एक होगा मसल्स और दूसरे होंगे ग्लैंड्स। लेकिन ग्लैंड्स में भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और मसल्स में तो आपको पता है पहले से 3 टाइप्स के मसल्स हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो इसका मकसद ये हो गया कि 4 क्लाइंट हैं हमारे पास, 4 इफेक्टर हैं, इफेक्टर आर्गन्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। 4 चीज़ें हमारे पास हैं। और इन 4 चीज़ों में, इन 4 इफेक्टर आर्गन्स में, पहला इफेक्टर आर्गन वॉलंटरी है जो हमारे विल से कंट्रोल होता है। अगले 3 जो हैं वो इनवॉलंटरी है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 फंक्शंस हमने पहले ही देखे। फंक्शनली हमने डिवाइड किया है नर्वस सिस्टम को, 2 फंक्शंस हम इसके देख रहे हैं। 2 फंक्शन देख रहे हैं, एक सेंसरी है जो मैंने बताया आपको, और दूसरा मोटर है। अब सेंसरी जिसके मैंने ये 4-5 प्रोसेस आपको बताए, एप्लीकेशन से लेके परसेप्शन तक, एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस से लेके परसेप्शन तक,
इस सेंसरी सिस्टम में दो किस्म के सेंसरी सिस्टम्स हैं। एक सेंसरी स्टिमुलस वो है जो हम अपने सरफेस पर अप्लाई करते हैं, स्किन पर, अर्ली पार्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पर, यानी जहाँ जहाँ हमारे सरफेस पर जहाँ जहाँ हमारे अपर्चर्स हैं, जैसे माउथ है तो माउथ के अंदर ओरल कैविटी का इनिशियल 2/3, जैसे ईयर है तो एक जो ईयर का ऑडिटरी ट्यूब है उसमें हाथ डालें अंदर तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस तक, या आई है जितना आई में बाहर हाथ लगा सकते हैं वहाँ तक, नेजल कैविटी है तो नोज़ के अंदर नॉस्ट्रिल्स में जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक, फिर यूरेथ्रा है तो यूरेथ्रा का जो लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ सरफेस से वो कुछ सेंटीमीटर अंदर तक, या एनल कैनाल है तो उसका लोअर हाफ तक, या वजाइना है तो उसका लोअर पोर्शन, ये जितने भी हैं ये सरफेस के करीब वाली चीज़ें और जो खुद सरफेस है। सेंसेशन यहाँ से भी जा सकती है सरफेस से, ऐसी सेंसेशंस को, ऐसी सेंसरी एक्टिविटी को हम कहते हैं सोमेटिक एक्टिविटी। ऐसा ही फिर अंदर सेंसरी मॉडलिटी जो है आपकी, जो सेंसरी जो स्टिमुला हैं वो आपके आर्गन से अंदर से विसरा से भी उठ सकते हैं। विसरा से स्टिमुलस मकसद आपके आर्टरीज के अंदर जो वाल पर जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर, ब्लड के अंदर जो वेरियस गैसेस की कंसंट्रेशन है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचना, जाहिर है यहाँ भी स्टिमुलस चाहिए। ब्रेन डिटेक्ट कैसे करेगा? ब्रेन के पास तो स्टिमुलस इम्पल्स की शक्ल में पहुंचेगा, उसके लिए स्टिमुलस ज़रूरी है। जैसे लो ऑक्सीजन लेवल है इन द ब्लड, या हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है, या ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है या कम है, या स्ट्रेच है म्यूकोजा के अंदर, स्ट्रेच होगी तो उसका स्टिमुलस जो है वो इम्पल्स में कन्वर्ट होकर ब्रेन तक पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये विसरा से भी सेंसरी मॉडलिटीज़, विसरा से भी सेंसरी इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। वहाँ लैंग्वेज अलग है, वहाँ के स्टिमुला अलग हैं, वहाँ स्टिमुलस अलग हैं। तो रिसेप्टर्स की जो अंदर जो प्रॉपर्टी है, जो रिसेप्टर्स की अंदर कंपोजिशन है, या उसकी जो ट्रांसडक्शन जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। तो ऐसी सेंसरी एक्टिविटी को हम कहते हैं विसरल सेंसरी एक्टिविटी। विसरल तो ये जैसे सोमेटिक, जैसे सेंसरी है तो सेंसरी को आप एफरेंट भी कह सकते हो। सरफेस से जो उठी है या सरफेस के करीब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जहाँ जहाँ आपको अपर्चर्स मिलते हैं उनके अर्ली पोर्शंस जो हैं वो, तो वहाँ उसको हम सोमेटिक कह रहे थे, अब सोमेटिक है वो। तो विसरा से जो अंदर से आएगी वो फिर विसरल है। विसरल एक्टिविटी माने विसरा से प्रेशर की चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो अंदर आई, जैसे ग्लूकोज की लेवल हाई है या लो है, उसका ज़ाहिर है एपिटाइट पर उसका असर है, तो एपिटाइट तो रिस्पॉन्स है, लेकिन वो ज़ाहिर है ग्लूकोज की जो हाई लेवल है वो पहुंचेगी ना। ऑस्मोलिटी है आपके ब्लड की, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये विसरल सिग्नल्स हैं। अब वो जो सोमेटिक सिग्नल्स हैं चाहे विसरल सिग्नल्स हैं, पहुंचेंगे कहाँ से? जाहिर है वो विसरल सिग्नल्स जो हैं वो तो बहुत सारे काम होंगे, तो आपको स्टिमुला हैं उनको इम्पल्स में कन्वर्ट करना है, उनको ट्रांसमिट करना है, तो फिर कहाँ से करेंगे आप? जाहिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और उसको हैंड ओवर करेंगे कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास। और ब्रेन उनको आगे बढ़ा के अंदर जो भी ब्रेन के अंदर जो भी सिस्टम होगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन होगा। तो फंक्शनली इसको सोमेटिक और विसरल में आपने डिवाइड किया। अब आप चाहें तो इसको और भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। जैसे सोमेटिक है तो सोमेटिक में फिर आप दो चीजें कर सकते हो, जनरल एंड स्पेशल। जनरल का मकसद है कि जनरल सेंस, जनरल सोमेटिक सेंस, और स्पेशल का मकसद है स्पेशल सेंस। अब बात स्पेशल सेंसेस की, यहां स्पेशल सेंस में जो स्पाइनल जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होगा वो क्रेनियल नर्व्स होंगे, क्योंकि स्पेशल सेंसेस कभी भी स्पाइनल नर्व से कैरी नहीं होते। क्यों नहीं होते कैरी? क्योंकि स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन्स होते हैं फॉर स्पेशल सेंसेस वो नेक और बॉडी के ट्रंक में कहीं होते ही नहीं, वो होते ही फेस पर हैं, और फेस पर जो भी पूरा राज है वो क्रेनियल नर्व्स का है। इसलिए स्पेशल सेंसेस कभी भी स्पाइनल नर्व से कैरी नहीं होते।
ऐसा ही फिर विसरल में भी है, जनरल एंड स्पेशल। समझ गए, ये सिलसिला तो यहां पर है। अब जब मोटर की बात करते हैं तो यहां पर फिर वही सिलसिला है। यहां आप कर सकते हो, जाहिर अब मोटर है ना, तो सरफेस में यहां इंपल्स जनरेशन तो नहीं है, यहां पर है मोटर एक्टिविटी, माने ऑर्डर इशू करना है आपको। ऑर्डर इशू करने का मतलब यह है कि अब ऑर्डर कौन इशू करेगा, जाहिर है यहां अंदर से बाहर आ रहे हैं, माने इसका मकसद ये कि यहां पहले इस्तेमाल जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। जैसे सेंसरी में पहले इस्तेमाल हो रहा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 3 पहले स्टेप्स जो थे, एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, ट्रांसडक्शन ऑफ स्टिमुलस इनटू इंपल्स एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स, ये 3 जो प्रोसेसेस हमने किए थे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे चढ़ाए थे। उसके बाद ये हैंड ओवर किए गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पहले स्पाइनल कार्ड को, फिर आगे से ऊपर चढ़ा के हमने उसको प्रोजेक्ट किया और बाद में हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाया तो हमें परसेप्शन हुई। फिर ये और बात है कि कुछ सोमेटिक सिग्नल्स थे, कुछ विसरल थे। स्ट्रक्चरली इस्तेमाल वही पेरिफेरल नर्व्स और सेंट्रली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ही होंगे, लेकिन वो सोमेटिक थे और कुछ ऐसे थे जो विसरल थे। लेकिन फिर जब हम सोमेटिक देखा तो वहां कुछ जनरल थे तो कुछ स्पेशल, कुछ जनरल कुछ स्पेशल, जो भी होगा स्टेप यही 5 होंगे, जिसमें से 3 पहले वाले स्टेप्स उसमें हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चरली इस्तेमाल करना होगा और अगले 2 स्टेप्स में हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करना होगा, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम मोटर की बात करेंगे तो उल्टा होगा, यानी पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल होगा, क्योंकि मोटर एक्टिविटी जनरेट होती है कहाँ, प्रोग्राम होती है कहाँ, ज़ाहिर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसका मकसद ये होगा कि मोटर एक्टिविटी के लिए फिर पहले इस्तेमाल होगा या तो ब्रेन डायरेक्टली वाया क्रेनियल नर्व्स या फिर होगा स्पाइनल कार्ड वाया स्पाइनल नर्व्स। लेकिन जब स्पाइनल कार्ड होगा तो उसका अपर ऑर्डर जो होगा वो बहरहाल ब्रेन से ही आएगा। तो मोटर एक्टिविटी भी 2 हिस्सों में तकसीम होगी यहां पर, और मोटर एक्टिविटी में 2 चीजें जो आप यहां पे देख रहे हैं उसमें से एक जो चीज है वो है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी, दूसरी है इनवॉलंटरी। जो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी है उसको आप सोमेटिक और विसरल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमेटिक कह सकते हैं। अब हम इस डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहे कि व्हाई इट इज कॉल्ड सोमेटिक, लेकिन आप समझ लें कि वॉलंटरी मीन सोमेटिक। और जब सोमेटिक की बात आएगी तो समझ लो यहां पर कि सोमेटिक विल बी वॉलंटरी, माना जो इफेक्टर ऑर्गन उसका होगा वो स्केलेटल मसल होगा। लेकिन जब बात आप करेंगे इनवॉलंटरी की तो फिर इनवॉलंटरी को हम विसरल कहते हैं, विसरल। और यहां फिर खेल किस चीज पे होगा, स्मूथ पे, कार्डियक पे और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे। तो अगर हम मोटर को कहते हैं इफरेंट और सोमेटिक को कह रहे हैं यहां पर सोमेटिक मींस एस, और यहां पर हम कर रहे हैं विसरल, तो आप पूछ सकते हो कि सर इसका मकसद ये है कि ये जो स्मूथ मसल कार्डियक मसल एक्सोक्राइन ग्लैंड जो इनवॉलंटरी सिस्टम है हमारा, इसको हम विसरल इफरेंट सिस्टम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या यहां भी जनरल और स्पेशल है? एक्चुअली सोमेटिक में तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है जनरल। यहां स्पेशल ह्यूमन बीइंग में है ही नहीं, वो जनरल है। यानी स्केलेटल मसल को जो न्यूरॉन सप्लाई कर रहे हैं इफरेंट न्यूरॉन, वो जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन है, जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन। लेकिन जहां विसरल का खेल है वहां पर 2 चीजें हैं बहरहाल, एक है स्पेशल, यहां पहले स्पेशल लिख रहा हूं, दूसरी है जनरल। इस स्पेशल को मैं इस वक्त यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे इस आज की क्लास के स्कोप से बाहर है। तो हम इसको कहते हैं क्या, स्पेशल विसरल इफरेंट। क्या है ये कहीं और जाके डिस्कस करेंगे हम लोग जब इसका मौका आया। तो यहां इसका अभी इस वक्त मौका नहीं। अब यहां पर हम इस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जनरल को है विसरल ही, इफेक्टर ऑर्गन उसके स्मूथ कार्डियक और एक्सोक्राइन है, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, लेकिन हम इसको कह सकते हैं फंक्शनली जनरल विसरल इफरेंट पार्ट ऑफ द मोटर सिस्टम, मोटर डिवीजन, फंक्शनली मोटर डिवीजन ऑफ योर नर्वस सिस्टम, जिसमें है ये
जनरल, विसरल, इफरेंट। माने ये वो मोटर एक्टिविटी है जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जनरेट करेगा या प्रोग्राम करेगा, लेकिन आपकी मर्जी से नहीं करेगा, या आपकी विल से नहीं होगी। ये इनवॉलेंट्री होगी, जाहिर इनवॉलेंट्री होगी। और जब ये इनवॉलेंट्री होगी तो इसका मकसद है कि पहले इसमें स्ट्रक्चरली स्पाइनल कार्ड और ब्रेन इस्तेमाल होगा, और उसके बाद ये जो इंपल्सिस की शक्ल में बाहर निकलेगी ये मर्जी जो अंदर स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की है, वो बाहर जब निकलेगी तो इस्तेमाल होंगी फिर नर्व्स। क्रेनियल हो सकती हैं अगर ये ब्रेन से डायरेक्टली बाहर निकल रहा है, या स्पाइनल हो सकती हैं अगर वो स्पाइनल कार्ड से निकल रहा है तो। लेकिन फिर टारगेट होगा स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये विसरल है, इनवॉलेंट्री है। फिर कोई मसला नहीं है, वॉलेंट्री भी ऐसे ही थी, वॉलेंट्री भी ऐसा ही था। हमने देखा था कि वॉलेंट्री में भी मोटर था, एक्टिविटी सेल बॉडी अंदर बैठी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड में, जैसे आपने देखा ग्रेमेटर उसके एंटीरहान वगैरह में, और वहां से उसके एग्जाम्स बाहर निकले थे, रूट बन के, बाद में फिर नर्व बनी, नर्व बन के रेमाय बन गए, और फिर बाद में ब्रांचेस कभी सीधे पहुंचे हैं तो कभी प्लेक्सस बना के। लेकिन सीधा टारगेट किया उसने कहा स्केलेटल मसल्स को, यहां सीधा टारगेट किया किसको, स्मूथ मसल्स को और कार्डियक को या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। ये इस वक्त जो जिसको मैंने रेड सर्किल किया है, इसमें और पहले वाले वॉलेंट्री में क्या फर्क है? वॉलेंट्री वाले में फर्क है कि वो आगे से उसका क्लाइंट था स्केलेटल मसल, और इसका क्लाइंट है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो है जनरल सोमेटिक के इफरेंट कंपोनेंट, ये है जनरल विसरल इफरेंट कंपोनेंट। माने वहां स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से मामले उठे हैं, सिग्नल्स वहां से उठे हैं, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स पे वो ट्रेवल किया है उन्होंने, और अपने क्लाइंट यानी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड पर पहुंचे। ये किधर बैठे हैं स्मूथ मसल्स? आपके हर जगह पर मौजूद हैं। जीआईटी के वाल में देखो, यूरिनरी ब्लैडर में देखो, यूट्रस में देखें, आई के अंदर आइरिस में देखें, आई के अंदर फिर वो सिलियरी मसल है उसमें आप देखो जो लेंस को बल्ज करती है या उसको फ्लैट करती है। फिर आप अपनी स्किन के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं उनमें आप देखें, या इवन जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं उसके साथ इरेक्टर पायला मसल्स हैं वो आप देखें। हर जगह पर आपके स्मूथ मसल्स हैं, और भी हैं बहुत सारे। कार्डियक मसल एक ही जगह पर है, वो है हार्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड से वो भी हर जगह पर मौजूद हैं, जैसे आप लेक्रिमल ग्लैंड है, नेजल ग्लैंड है, पैलेटल ग्लैंड है, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं। अंदर आप देखें जीआईटी में अंदर जाओ तो आपके ब्रोंकियल ग्लैंड्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जीआईटी में जाएं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, हेपेटिक है, पेनक्रियाटिक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे। ये सब कंट्रोल होंगे किससे? इस जनरल विसरल इफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम से। और आज ही से समझ लो कि इस जनरल विसरल इफरेंट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल वो कर रहा है लेकिन आपकी मर्जी से नहीं कर रहा। उसको अंदर ही अंदर से विसरा से सिग्नल्स मिलते रहते हैं। कौन से सिग्नल्स? विसरा से जो सिग्नल्स मिलेंगे, कौन से? जनरल वाले, खासतौर पे जनरल विसरल एफरेंट सिग्नल्स उसको मिलते रहते हैं, और उसी हिसाब से वो उनको ठीक करता रहता है, आपको पता ही नहीं चलता। ये वाला जो मोटर सिस्टम है जो अपने सेंसरी के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, लेकिन आप सेंसरी को डिस्कस ना करें, सेंसरी से हमारा इस वक्त कोई वास्ता नहीं है। हमारा वास्ता इस मोटर पार्ट से। इस मोटर पार्ट का दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको एएनएस कहते हैं। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो आप कहेंगे सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या ये सिर्फ मोटर सिस्टम है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या उसका सेंसरी सिस्टम के साथ कोई वास्ता नहीं है? सेंसरी सिस्टम के साथ अगर वास्ता है भी होगा यकीनन, लेकिन वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो सेंसरी सिस्टम जो है विसरल सेंसरी सिस्टम, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ डिस्कस नहीं होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एन एक्सक्लूसिवली अ मोटर सिस्टम। लेकिन कौन सा मोटर? इनवॉलेंट्री मोटर। माने कौन सा? विसरल मोटर। कौन सा विसरल मोटर? जनरल विसरल मोटर। जनरल विसरल इफरेंट सिस्टम है एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम जनरल विसरल इफरेंट सिस्टम यानी विसरल सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब ऑटोनॉमिक करते हैं तो ये ऑटोनॉमिक फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है। यहां पर जब आपकी मर्जी नहीं चल रही है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को वो मूव कर रहा है, तो जाहिर है अकॉर्डिंग टू द नीड करेगा ना। और नीड हर वक्त एक जैसी नहीं होती। अगर ये नीड है
एक इमरजेंसी की नीड, फाइट एंड फ्लाइट की नीड है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक डिवीजन यूज होगा, वो होगा सिंपैथेटिक डिवीजन। और अगर एट रेस्ट हैं आप तो फिर होगा पैरासिम्पैथेटिक। मान ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको आप कहते हो जनरल विसरल इफरेंट सिस्टम, इनवॉलेंट्री सिस्टम, विसरल सिस्टम, जनरल विसरल सिस्टम, जनरल विसरल इफरेंट सिस्टम, वो एक्सक्लूसिवली एक मोटर सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है। ये ऑटोमेटिकली अंदर ही से अपने सिग्नल खुद ही ले लेता है, अंदर चलते रहते हैं उसके सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द सिग्नल्स, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो फिर या तो सिंपैथेटिक एक्टिवेटेड होता है या पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। ये आर्गन्स में ऑलमोस्ट यूँ समझ लो कि एक साथ यहाँ पर पैरेलल चलते हैं और एट अ टाइम एक ही इस्तेमाल होता है मोस्टली। तो सिंपैथेटिक अगर इस्तेमाल हो रहा होगा तो पैरासिम्पैथेटिक उस वक्त स्टॉप्ड होगा ऑलमोस्ट, और अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टार्टेड होगा तो फिर सिंपैथेटिक उस वक्त बंद होगा। लेकिन ये बात तय है कि सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, ये फंक्शनल नाम है इस मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम के, और मोटर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम के जिसमें सेंसरी का कोई खेल इस वक्त नहीं है, क्योंकि उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सेंसरी सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ होगा उसको इतला देने के लिए, ताकि ये सही तरीके से काम करे, विसरा को उसी हिसाब से मूव करवाए जिस हिसाब से ज़रूरत है। और ज़रूरत तब होगी जब इसको इन्फॉर्मेशन होगी उस ज़रूरत की। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम उस सेंसरी सिस्टम का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंसरी सिस्टम भले ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ साथ रन कर रहा हो, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज एन एक्सक्लूसिवली अ मोटर सिस्टम। मोटर भी कौन सा? वॉलेंट्री वाला नहीं, वो सोमेटिक है। इनवॉलेंट्री वाला वो ऑटोनॉमिक है। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री विसरल अगर नाम ना भी डालो आप, तो आप यहां पे डाल दो ऑटोनॉमिक। सोमेटिक, विसरल और ऑटोनॉमिक, ये सिनोनिम्स है। और फिर ऑटोनॉमिक में मैंने बताया कि जनरल और विसरल, जनरल और स्पेशल, स्पेशल को आप यहां पे डिस्कस ना करें, आप सीधा बोलें जनरल। तो जनरल विसरल इज एक्चुअली ऑटोनॉमिक, और ऑटोनॉमिक में दो हैं, एक सिंपैथेटिक है पैरासिम्पैथेटिक। अगर बात करेंगे सिंपैथेटिक की तो लाइक के ऑटोनॉमिक, आप पता है विसरल हमने आपको पहले बताया, स्टार्ट कहां से होगा? अगर बात करें सिंपैथेटिक की तो स्टार्ट कहां से होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, माने कहां से? या ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, स्टार्ट वहीं से होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, थोड़ा सा शॉर्ट साइटेड हो जाए हम लोग, तो वो ब्रेन से नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होता है। उसकी जो हेडक्वार्टर है, जहां से वो इंपल्स पहली दफा जनरेट होंगे, दो कंट्रोल वो भी ब्रेन से होंगे, लेकिन वो जो पहली दफा इंपल्सेस स्टार्ट होंगे, जैसे होते हैं, जैसे आपके आम सोमेटिक दो देखते हो, वॉलेंट्री जैसे आप देखते हैं, एंटीरहान सेल से जैसे स्टार्ट होते हैं, तो ये भी स्टार्ट होंगे स्पाइनल कॉर्ड से, बाहर निकलेंगे फिर तब फिर नर्व्स पे लाई करेंगे, कौन सी? सारे स्पाइनल नर्व्स पे। और उसके बाद पहुंचना है कहां? उनको अपने इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, माने स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास। तो उन्होंने क्या किया? वही स्ट्रक्चरली वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेम हिस्सा इस्तेमाल किया ना, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो पैरासिम्पैथेटिक वाला होगा वो भी ऐसा ही करेगा, वो ब्रेन इस्तेमाल करता है, या वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, और बाहर से जैसे सिग्नल निकलेंगे तो फिर या क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स, और पहुंच जाएंगे वो अपने इफेक्टर ऑर्गन्स के पास, यानी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड। माने स्ट्रक्चरली सेम नर्वस सिस्टम यूज हो रहा है, वही क्रेनियल, वही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके लिए स्ट्रक्चरली अलग नर्वस सिस्टम नहीं है। तो इसका मकसद है कि आपका एक सोमेटिक वाला जो मोटर, जो वॉलेंट्री मोटर वाला है, सोमेटिक जो आपका मोटर सिस्टम है वो, और ऑटोनॉमिक, ये सेम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, और ऑलमोस्ट सेम स्पाइनल नर्व, सेम क्रेनियल नर्व यूज करते हैं। उसके लिए कोई अलग क्रेनियल नर्व नहीं होती या कोई अलग स्पाइनल नर्व नहीं होती। इसलिए मैंने पहले बताया कि स्ट्रक्चरली पहले आप उसको देखो, फिर फंक्शनली देखो। तो इस वक्त आप इस सिस्टम में बैठे हुए हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो आपके इस फंक्शनली मोटर सिस्टम है एक्सक्लूसिवली। तो सेंसरी को भूल जाओ, मोटर पर नजर रखें। और मोटर में भी वो वॉलेंट्री वाला नहीं है, इनवॉलेंट्री वाला है, और इनवॉलेंट्री को विसरल कहते हैं। तो वो बेसिकली इनवॉलेंट्री मोटर सिस्टम
इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ द मोटर सिस्टम जो आपका बॉडी में है उसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसके फिर दो डिवीजन है, एक इमरजेंसी में फ्लाइट और फ्लाइट में जो इस्तेमाल होगा वो, और एक वो जो रेस्ट में इस्तेमाल होगा। इनको मिला के हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किस किस्म के काम कर रहा है, और ये कैसे हमारे उसी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को इस्तेमाल कर रहा है, और उन्हीं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को इस्तेमाल करके ये कैसे बॉडी में ऑल अराउंड स्प्रेड होता है और किस किस्म के काम किन हालात में कर रहा है। ये हमारी डिस्कशन का अगला वाला पोर्शन है। अब यहां पर आप देखो कि पहले आप ओवरऑल देख रहे हैं स्ट्रक्चरली कि ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स ये अरेंज्ड कैसे हैं। तो पहले आप उसको देखें। देखिए, ये यहां पर ब्रेन है, ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व निकल रही हैं। स्पाइनल कार्ड से जैसे स्पाइनल नर्व निकल रही हैं तो यहां से 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं, उसके बाद जैसे आप नीचे आओगे तो यहां पर आपको 12 थोरेसिक नर्व्स नजर आएंगी, T1 से लेके T12 थोरेसिक्स, और थोड़ा नीचे आओगे तो आपको 5 लंबर, L1 से लेके L5 तक, और नीचे आएंगे तो 5 सेक्रल, S1 से S5 तक, और आखिर में होगी आपकी कॉक्सिजल। यानी 8 सेक्रल हैं, 8 सर्वाइकल हैं, थोरेसिक हैं 12, लंबर हैं 5, सेक्रल हैं 5, और कॉक्सिजल है 1। ये मिलाएं तो आपके हैं 31 स्पाइनल नर्व्स, जो इस वक्त यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं। जब स्पाइनल नर्व हैं तो ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और स्पाइनल कार्ड खुद है तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ऐसा ही ऊपर भी देखेंगे तो आपको यहां पर क्रेनियल नर्व्स नजर आएंगी। वो जो क्रेनियल नर्व्स हैं 12 वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो जो ब्रेन है खुद वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। वो जो आपका वॉलंटरी सिस्टम है मोटर का, क्योंकि इस वक्त हमारा मोटर पर ही ध्यान है, वो जो मोटर सिस्टम है वॉलंटरी का, वॉलंटरी वाला, उसकी आपको पता है कि उसका जो सेल बॉडी है सिस्टम में, जो सेल बॉडी है वो अंदर बैठी हुई है और तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। बाहर निकलेगी तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रन करेगी और टारगेट करेगी आपके स्केलेटल मसल्स को। ये सोमेटिक सिस्टम है वॉलंटरी वाला। और अगर बात करेंगे इनवॉलंटरी की, तो इनवॉलंटरी में यहाँ पे अंदर सेल बॉडी बैठी होगी, बाहर आप निकलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, वही वाला सेम स्पाइनल नर्व्स। अगर स्पाइनल कार्ड है तो अगर ऊपर से आते हैं तो वो फिर क्रेनियल नर्व्स इस्तेमाल करेंगे, वो क्रेनियल नर्व इस्तेमाल करेंगे, और फिर नर्व्स इन्हीं को इस्तेमाल करते 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 आप पहुंच जाएंगे अपने इफेक्टर आर्गन के पास, जिसको हम कहेंगे स्मूथ मसल, फिर या तो फिर कार्डियक मसल, और फिर या तो ग्लैंड। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन इन दोनों में अब ये जो ग्रीन मैंने बताया सोमेटिक, और ये जो अब दिखा रहा हूँ ऑटोनॉमिक, इस सिस्टम में एक जो प्रिंसिपल, जो बड़ा सा, जो समझ लीजिए बहुत ही जोहरी फर्क है, जो वो ये है कि जो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी सेल बॉडी अंदर बैठी हुई है और एकदम से वो टारगेट कर रहा है स्केलेटल मसल को एट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस दौरान वहाँ उसकी सेल बॉडी अंदर स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन में, और सीधा स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व को ट्रेवल करता हुआ वो सीधा पहुँचेगा आके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, कहीं रास्ते में किसी के साथ साइनेप्स नहीं करेगा, सीधा आके पहुँचेगा। ये स्केलेटल मसल है। लेकिन जब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, वो ऐसा नहीं है। वो सेल बॉडी अंदर है, बाहर निकलेगा, नर्व्स को यूज़ करेगा, लेकिन इफेक्टर आर्गन उसकी ज़बान नहीं समझेंगे, क्योंकि वो बाहर निकल के एक और न्यूरॉन में
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर एक न्यूरॉन उसमें पहले रिले करेगा, साइनेप्स बनाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी खत्म होगी, तो अगले न्यूरॉन की जिम्मेदारी शुरू होगी जिसमें पहला न्यूरॉन साइनेप्स हुआ है, वहां से जो एक्सान उठेंगे नर्व वही इस्तेमाल करेंगे। वहां दूसरे न्यूरॉन्स के एग्जाम्स जो होंगे वो इफेक्टर आर्गन के पास पहुंचेंगे, तो इफेक्टर आर्गन्स वर्क शुरू करेंगे उसी हिसाब से जिस हिसाब से उनको ऑर्डर मिल रहा है। तो इसका मकसद यह है कि वॉलंटरी वाले में और इनवॉलंटरी वाले में, सोमेटिक में और ऑटोनॉमिक में एक बहुत बड़ा जो जोहरी फ़र्क है, जो बहुत ही अपरेंट फ़र्क है, वो ये है कि ये जो सोमेटिक सिस्टम है ये एक सिंगल न्यूरॉन सिस्टम है, एक ही न्यूरॉन से काम चलता है। ये एक न्यूरॉन में एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ यार, ये बंडल्स हैं लेकिन सीरीज एक ही है, एक ही ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन जा रहा है, वहाँ पर स्टॉप हो रहा है फिर जा रहा है। इसका मकसद ये है कि वहाँ पर 2 न्यूरॉन सिस्टम है। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है, उसके एग्जॉन्स बाहर पेरिफेरल में चलते हैं और बाहर उनका एक न्यूरॉन वेट कर रहा होता है जिसमें वो पहले रिले होता है और अब की बार दूसरे न्यूरॉन के एग्जाम्स जो होते हैं वो पहुंचते हैं इफेक्टर आर्गन के पास। तो ये जो इस वक्त यहां पर आपने देखा है हुआ है क्या, साइनेप्स हुआ है। किसमें साइनेप्स किया है इसने, पहले न्यूरॉन ने सेल बॉडी में, और जो सेल बॉडी बाहर होती है तो ज़ाहिर एक तो नहीं होगी, बेशुमार होंगी, तो उस कलेक्शन को हम कहते हैं गैंग्लियन। ऐसा गैंग्लियन आपने सेंसरी सिस्टम में भी देखा होगा, डार्सल रूट गैंग्लियन जिसको हम कहते हैं, ये उससे मुख्तलिफ है। वो डार्सल रूट गैंग्लियन एक्चुअली होते हैं सूडो यूनिपोलर ऐसे होते हैं, और इसका एक एक्सान होता है जिसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक पेरिफेरी में जाके रिसेप्टर को लग जाता है और दूसरा छोटा सा जो होगा वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इतला देता है। ये आपका सेंसरी सिस्टम जिसमें मैंने बताया रिसेप्टर को इतला देना माने एप्लीकेशन आपने रिसेप्टर पे की थी, उसने ट्रांसड्यूस करके ट्रांसमिट किया था, और ट्रांसमिट किया था पेरिफेरल एक्सान पे, सेल बॉडी से गुजर के सेंट्रल एक्सान पे आया था और उसने स्पाइनल कार्ड को इन्फॉर्म किया, ये ट्रांसमिशन आपकी हो गई, और स्पाइनल कार्ड ने ऑनवर्ड ट्रांसमिट किया है, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। ये वाला न्यूरॉन अलग चीज़ है, ये है कौन से रूट पर, सेंसरी रूट पर, इसको हम सेंसरी रूट गैंग्लियन कहते हैं क्योंकि सेंसरी रूट स्पाइनल नर्व में पोस्टीरियर होता है, इसलिए इसको पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन या डार्सल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। ये सूडो यूनिपोलर होते हैं। लेकिन अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इधर ऑटोनॉमिक वाला जो न्यूरॉन है, जो ऑटोनॉमिक वाला गैंग्लियन है, ये मल्टीपोलर होते हैं। उसमें ये जो पहला न्यूरॉन है, फर्क देखें, उसमें जो पहला न्यूरॉन है वो ज़ाहिर है गैंग्लियन से पहले है, जिसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, उसके एक्सान पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माने स्पाइनल कार्ड में या फिर ब्रेन में, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टर आर्गन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सोमेटिक में ऐसा नहीं था, सोमेटिक में किसी से बात नहीं की, सीधे जाके टारगेट किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल पे। यहाँ ऐसा नहीं है, पहले गैंग्लियन में रिले करेगा, माने वहाँ जो न्यूरॉन मौजूद है उनमें रिले करेगा, और अब की बार जो अगला सफ़र होगा वो उन गैंग्लियन के न्यूरॉन्स के एग्जाम्स का होगा, क्योंकि वो पहला वाला जो न्यूरॉन है वो वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका तो साइनेप्स हो गया, माने उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। तो वो वाला न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंदर बैठी हुई है उसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन है जो गैंग्लियन में बैठा हुआ है, जिसके एक्सान ऑनवर्ड जो है पेरिफेरी में जाके इफेक्टर आर्गन तक पहुंचते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स। चाहे प्री गैंग्लियनिक हो या पोस्ट गैंग्लियनिक हो, ये होंगे ज़ाहिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। इतना कुछ कि ये जो सेल बॉडी गैंग्लियन में बैठी हुई है ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा, लेकिन वो जो गैंग्लियन के अलावा जो पहला वाला न्यूरॉन है जिसकी सेल बॉडी अंदर बैठी हुई है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा। सेल बॉडी, एक्सान्स नहीं, एक्सान्स तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होंगे। तो पेरिफेरल एक्सान्स भी हैं, सेंट्रल पेरिफेरल जो प्री गैंग्लियनिक के न्यूरॉन्स भी हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स भी हैं। जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं इनके ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है। जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं, वो माइलिन शीथ क्योंकि लिपिड है इसलिए वाइट कलर देगी। वो न्यूरॉन्स के जो बंडल होंगे उसके जो फाइबर्स होंगे उनके वाइट कलर्स होंगे, तो उनको हम कहते हैं वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स होंगे उनके ऊपर माइलिन शीथ चढ़ी हुई नहीं होती है, इसलिए वो ग्रे लुक देते हैं, वाइट नहीं देते, ग्रे भी नहीं देते वैसे तो, लेकिन ये वाइट लुक नहीं देते, हम उसको कहते हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स।
तो प्री गैंग्लियनिक दे आर व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स एंड पोस्ट गैंग्लियनिक दे आर ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स। अभी जो प्री गैंग्लियनिक हमने आपको दिखाया था, जो न्यूरॉन आ रहा है और जो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन जा रहा है, इसका अगर रेशो करेंगे आप तो रेशो 1:1 नहीं है। तो उसका रेशो जो है वो 1:1 नहीं है, 1:1 नहीं है इतना कि जो प्री गैंग्लियनिक के ये अगर 1 है तो आगे से पोस्ट गैंग्लियनिक ऑलमोस्ट कोई 30 के करीब होंगे। तो ऑलमोस्ट 1:30 का कोई रेशो है इसका। लेकिन ये स्पाइनल नर्व्स और ये ऑटोनॉमिक नर्व्स समझने से, यानी प्री गैंग्लियनिक पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक सिस्टम समझने से पहले आप एक टिपिकल स्पाइनल नर्व्स को ही क्यों नहीं देख लेते हो? आप क्या करते हैं, ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व में एक ये मोटर न्यूरॉन होता है, इसकी सेल बॉडी एंटी रहान सेल्स में है, इसकी सेल बॉडी एंटी रहान ऑफ स्पाइनल कार्ड ऑफ ग्रेमेटर ऑफ स्पाइनल कार्ड में बैठी हुई है, इसके एग्जॉन्स बाहर निकलते हैं। ये टिपिकल स्पाइनल नर्व जो आप करते हैं, ये बनता है इससे रूट, कौन सा मोटर रूट ऑफ अ नर्व, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास पहुंचता है, वहाँ के रुकता है। हमें पता है कि इस जगह पर फिर इसका सेंसरी रूट जो है, जिसकी सेल बॉडी बाहर है, ये गैंग्लियन जो आप देख रहे हो, इसकी गैंग्लियन की सेल बॉडी के दो हिस्से होते हैं, क्योंकि इसमें डेंड्राइट नहीं होते। इसका ये पेरिफेरल एक्सॉन है, वो भी इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के पास पहुंचेगा, और उसका जो सेंट्रल एक्सॉन है वो स्पाइनल कार्ड के पोस्टीरियर रहान ऑफ ग्रेमेटर में पहुंचेगा और जाके यहाँ ट्रांसमिट होगा। ये बताया हमने आपको सेंसरी किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पाइनल कार्ड। ये रेड और ग्रीन दोनों इंटरवर्टिब्रल फोरामेन में आके मिक्स हो जाते हैं और एक मिक्स्ड स्पाइनल नर्व बन जाती है। ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व है। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगी और ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जब बाहर निकलेगी एक मिक्स्ड नर्व, तो वहां पर आपको पता है कि ये 2 रेमाई में कन्वर्ट हो जाती है। एक इसका एंटीरियर रेमस होता है जो फिर मिक्स्ड ही होगा यकीनन, उसमें भी सेंसरी मोटर फाइबर दोनों होंगे, और एक पोस्टीरियर रेमस होता है, वो भी यकीनन मिक्स्ड होगा। वो छोटा रेमस है लेकिन एंटीरियर रेमस इज वेरी लॉन्ग, और इसके अंदर भी आप ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व है। और इसमें हमने क्या किया, इस टिपिकल स्पाइनल नर्व में हमने सेंसरी फाइबर भी जोड़ा है और मोटर भी। आप मोटर पे ध्यान दें क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोटर की। तो अंदर स्पाइनल कार्ड है, ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बाहर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने ये हम इस वक्त जो एंटीरियर रहान सेल से हमने न्यूरॉन को उठा के हमने ट्रेवल कराया है, तो इस ट्रेवल करा के इसको हम कहाँ पहुँचा रहे हैं, इसको हम पहुँचा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ये स्केलेटल है, ये जो इस वक्त रेड कर देख रहे हैं ये स्केलेटल है। तो ये एक स्केलेटल है, ये एक सोमेटिक है, ये एक आम सा सिस्टम है जैसे आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। अब इस सोमेटिक सिस्टम को देख के अब हम समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ सोमेटिक नहीं, हमारे पास ऑटोनॉमिक भी है। और ऑटोनॉमिक है तो कौन सा, इस वक्त हम सिंपैथेटिक डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम है। वो आपको यहां देखना होगा। माने उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स देखने होंगे आपको, उसके बाद वो गैंग्लियन देखना होगा जिसमें प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स साइनेप्स कर रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक स्ट्रक्चर्स देखने होंगे। माने पहले प्री गैंग्लियनिक कंपोनेंट्स, गैंग्लियनिक कंपोनेंट्स, और उसके बाद पोस्ट गैंग्लियनिक कंपोनेंट्स। क्योंकि सोमेटिक में ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्टम था ही नहीं, वो सिंपल अंदर से सेल बॉडी बैठी हुई है, एक्सॉन बाहर निकला, शूट अप किया, उसने सीधा जाके टारगेट किया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। वॉलंटरी में ऐसा होता है, इनवॉलंटरी में ऐसा नहीं होता। अब इसको देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास इस वक्त यहां पर पोस्टीरियर हार्न और एंटीरियर हार्न तो है ही, पोस्टीरियर हार्न सेंसरी था, एंटीरियर हार्न मोटर है।
लेकिन उसके अलावा एक और भी हार्न होता है कुछ खास जगहों पर, हर जगह नहीं, कुछ खास सेगमेंट्स में ऑफ स्पाइनल कार्ड में, क्योंकि स्पाइनल कार्ड की 31 सेगमेंट्स होती हैं, उनमें से कुछ खास सेगमेंट्स में होता है, उसको लेटरल हॉर्न कहते हैं। वहाँ जो न्यूरॉन बैठा हुआ है, जो सेल बॉडी का कलेक्शन यहाँ पर जो बैठा हुआ है, न्यूक्लियस जिसको हम कहेंगे न्यूरॉन, वहाँ जो एक न्यूरॉन, हम एक न्यूरॉन बोल रहे हैं, समझ जाएं, आपके वहाँ पे मिलियंस में होंगे, लेकिन आप एक न्यूरॉन जो बैठा हुआ है वो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन है, वो इत्तेफाक से वो सिंपैथेटिक है, बात सिंपैथेटिक की हो रही है। और ये स्पाइनल कार्ड में ये इस किस्म का न्यूरॉन ज़ाहिर है प्रीगैंग्लियनिक कहलाएगा, और ये प्रीगैंग्लियनिक न्यूरॉन सिर्फ स्पाइनल कार्ड में होगा, ब्रेन में नहीं होता। और स्पाइनल कार्ड में भी कितना होगा, 31 सेगमेंट्स आपको दिखाई थी, आप रफली समझ लें 30 हैं, 8 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, और समझ लो 5 सैक्रल हैं। टॉक्सिस को चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये वाला जो लेटरल हॉर्न है ये इस जगह पर मौजूद है, सारे के सारे थोरेसिक्स में, 12 में, और लंबर के 2 सेगमेंटों में, सिर्फ कभी कभी 3 में, लेकिन 2 में, माने L1 और L2 में। माने आप कह सकते हो कि ये लेटरल हॉर्न मौजूद है T1 से लेके L2 तक। 12 थोरेसिक सेगमेंट है, 2 लंबर, माने ये 14 सेगमेंट्स में मौजूद है सिर्फ। तो ऊपर कितनी छोड़ी आपने, 8, और नीचे कितनी छोड़ी, 3 लंबर भी छोड़ दी और 5 सैक्रल भी छोड़ दी, तो नीचे भी 8 छोड़ दी आपने, ऊपर भी 8, बीच के 14 सेगमेंट्स में है। ये ऑक्सीजन मैंने थोड़ा देर के लिए आपको ऐसे रिमूव कर दिया। तो ये 8 सेगमेंट, और ये बीच में 14 सेगमेंट्स में ये लेटरल हॉर्न मौजूद है। और जो लेटरल हॉर्न मौजूद है, तो आप लेटरल हॉर्न से निकालें आप अपने एग्जॉन्स के बंडल, जैसे आप एग्जॉन्स के बंडल निकालेंगे, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मोटर है, ऑटोनॉमिक मोटर है तो मोटर ना। और जब मोटर है तो स्पाइनल कार्ड से निकल रहे हैं 2 रूट्स, एक सेंसरी पीछे वाला और एक मोटर। क्योंकि ये मोटर है तो दोनों में से कोई एक रूट इस्तेमाल करेगा, और कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ज़ाहिर एंटीरियर रूट, क्योंकि ये मोटर है। तो क्या ये अपना रूट नहीं बनाएंगे? अब ये अपनी कोई चीज़ नहीं बनाते, ये बनी बनाई पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश नर्व्स या रूट्स हो या जो भी प्लेक्स हो, उन्हीं पे चलते हैं। अंदर भी देखो तो उन्होंने लेटरल हॉर्न एंटीरियर हॉर्न से ही चुराया है एक तरह से, यानी हॉर्न भी अपना नहीं है इनका, वो बाहर निकल के रूट भी अपने नहीं है उसके, उन्हीं रूटों पे चढ़ के जा रहे हैं जो स्पाइनल नर्व्स ने यूज किए हैं या वो पहले बनाए हुए हैं उसने। तो इसके एग्जाम्स बाहर निकल रहे हैं एंटीरियर रूट्स के साथ। फिर आप कहेंगे एंटीरियर रूट तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की तरफ बढ़ रही है, आप भी बढ़ें। फिर ये मिक्स नर्व बन गई है, आप मिक्स नर्व के साथ ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि ये अपनी नर्व ही नहीं बनाते, अभी फिलहाल रूट पे थे, फिर बाद में नर्व बन गई तो उसका हिस्सा बन गए। तो फिर क्या करें, ये क्या आगे तो वो रेमाय बन जाएंगी, तो क्या रेमाय के साथ चले जाएं? चलें, फिलहाल समझ लें कि चले जाएं। ये रेमाय तो इनको स्केलेटल मसल्स के पास ये स्केलेटल मसल में ना जाएं, स्केलेटल मसल में जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो बनी हुई हैं स्मूथ मसल के, तो स्मूथ मसल को सप्लाई करें। कोई कुटेनियस नर्व हो तो उसके साथ चल के सरफेस पे जाएं, स्किन पर, वो ज़ाहिर सेंसेशन तो नहीं देंगे। वहाँ मोटर एक्टिविटी है तो ब्लड वेसल्स उधर भी हैं, साथ में एरेक्टर पायला मसल स्मूथ नहीं है क्या, वहाँ क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, उनको सप्लाई करें। तो क्या ये सिंगल न्यूरॉन के तौर पे जाएंगे? मैंने कहा ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ये बाहर निकले हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, जैसे ये बाहर निकली हैं ब्लू कलर में जो देख रहे हैं, ठीक बाहर इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के फौरन बाहर वर्टिब्रा के पैरेलल उनको इनके काम की सेल बॉडी मिलेगी। ये देखें सेल बॉडी पड़ी हुई इन फॉर्म ऑफ अ गैंग्लियन, ऑब्वियसली ये उनमें आके करेंगे रिले। तो जिस न्यूरॉन की सेल बॉडी लेटरल हॉर्न ऑफ द ग्रेमेट ऑफ स्पाइनल कार्ड में 14 सेगमेंट्स में बैठी हुई है, उनके एग्जाम्स के बंडल ज़ाहिर है 14 रूट्स में ही, 14 रूट्स का मकसद है कि T1 से लेके L2 तक के रूट्स में बाहर निकलेंगे, और हर एक को अपने इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के फौरन बाद फौरी तौर पे उसको गैंग्लियन मिलेगा। ये सेल बॉडी
यानी न्यूरॉन की सेल बॉडी ज़ाहिर है किससे बनी हुई होगी, ज़ाहिर है न्यूरल क्रेस्ट सेल से। आपको पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर जो न्यूरॉन की सेल, जो आपको न्यूरॉन मिले वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर का न्यूरॉन हमेशा न्यूरल क्रेस्ट सेल से होगा, और अंदर जो होगा वो तो ज़ाहिर स्पाइनल कार्ड और न्यूरो एपिथेलियम से, वो जो अंदर स्पाइनल कार्ड में या ब्रेन में होगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स न्यूरो एपिथेलियल या न्यूरल ट्यूब से होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो भी न्यूरॉन मिल जाए वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है। तो अभी जो आप गैंग्लियन देख रहे हैं ये ऑटोनॉमिक गैंग्लियन है। वो जो पहले गैंग्लियन देखा था पीछे वो सेंसरी वाला, वो सेंसरी गैंग्लियन है, सेंसरी रूट। ये ऑटोनॉमिक है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर है, वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के अंदर होता है, ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर। कितना बाहर? अगर ये वर्टिब्रल कॉलम के करीब हो, पैरेलल हो तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन कहेंगे, और अगर कहीं दूर हो तो फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा उसको हम प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन कहते हैं। कहीं और भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर यही होते हैं, और उसमें आपने रिले किया। अब उन एग्जाम्स की बारी है कि आगे इफेक्टर आर्गन तक पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे? जिस नर्व से प्री गैंग्लियनिक आए और इनमें आके रिले किया, तो पोस्ट गैंग्लियनिक एग्जाम्स भी उसी नर्व को फिर रीज्वाइन कर लेंगे। अब आप रेमा में तकसीम हो सकते हो, अब आपको इजाजत है, आप जा सकते हो। अब इफेक्टर आर्गन आपकी बात समझेंगे। आप रिले न करते तो इफेक्टर आर्गन कभी आपकी बात ना समझते। इफेक्टर आर्गन हमेशा पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की बात मानते हैं, प्री की कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं। ऑटोनॉमिक में कभी भी प्री गैंग्लियनिक अपने फाइनल इफेक्टर आर्गन तक नहीं पहुंचता। गैंग्लियन में रिले होना जरूरी होता है, तभी प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक का खेल होता है। यहाँ पर ये एक टिपिकल स्पाइनल नर्व का सिलसिला देखा, उसमें आपने रंग अब देखे। आप अपना ये ब्लू कलर का जो सिस्टम है यानी सिंपैथेटिक सिस्टम इत्तेफाक से यानी ऑटोनॉमिक, उसमें आपने देखे सेम आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट इस्तेमाल किया है स्पाइनल कार्ड, वो भी सेम जो आप सोमेटिक में भी इस्तेमाल करते हो, सेम। उसके लिए कोई अलग स्पाइनल कार्ड नहीं है, कमरा अलग है उसका, हाउन अलग है, ये और बात है, लेकिन स्पाइनल कार्ड सेम है। फिर जब आपने बाहर निकल के इस्तेमाल किया है नर्व्स, तो फिर देखो रूट भी सेम, नर्व्स भी सेम, रेमाया भी सेम, हर चीज सेम है, कोई नर्व उसने अपनी बनाई नहीं। तो बेसिक इसमें जो आपने देखा फंक्शनली वही स्पाइनल कार्ड, वही नर्व्स, यानी स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो रन कर रहे हैं सोमेटिक वाले सिस्टम, सेंसरी वाले, उन्हीं में से आपने यूज करके नर्व्स के साथ आप रन करवाना शुरू कर दिया। आप अपने इस सिस्टम को जिसका नाम है सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक, विसरल, इनवॉलेंट्री, लेकिन ये एक्सक्लूसिव मोटर सिस्टम है। इसमें आप देखा ब्लू कलर में मैंने सेंसरी को हाथ ही नहीं लगाया। अब यहां पर आप देखो कि इस सिंपैथेटिक सिस्टम में मामला है कैसे। ये एक बेसिक चीज थी जो सिंपैथेटिक सिस्टम, अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है ऑल ओवर द बॉडी। ये इमरजेंसी का सिस्टम है, आपके हर ऑर्गन को इमरजेंसी के लिए तैयार कर रहा है। कैसे? अब देखें, एक सिंपल सी एक मिसाल लें। आप दौड़ रहे हैं, पीछे कोई एक वाइल्ड एनिमल या कोई एक कुत्ता है वो आपके पीछे लगा हुआ है, आपको डर है कि वो आपको काट खाएगा, इसलिए आप पूरी दौड़ लगा रहे हैं। इस वक्त आप उससे बचना चाहते हैं, आप पूरी बॉडी इस वक्त आपको तैयार करेगी उस बचने के लिए। ब्रेन की एक्टिविटी देखो, हाइपर एक्टिव हो जाएगा ब्रेन, आपकी नींद वींद खत्म और आप हाइपर एक्टिव। आपकी ओवरऑल बॉडी पे देखें कि पसीने आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल ट्रेमर होगा उनके अंदर। आपकी जो अपर आईलिड है वो वैसे तो वॉलंटरीली अब आप उसको खोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा खुली हुई होगी, यानी वो इवन उसमें इनवॉलंटरी एक्शन भी ऐड हो जाएगा। पिपल आपकी डायलेट हो जाएगी, मोर लाइट इनसाइड जा रही है। देखें स्मूथ मसल उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स होना बड़ा ज़रूरी है। उस वक्त आप वहाँ देखेंगे ब्रोंकियल मसल्स, स्मूथ मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। हार्ट का रेट आपका इंक्रीज हो चुका होगा,
न सिर्फ इंक्रीज हो चुका होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। लेकिन ब्लड वेसल्स देखें आपको 6 ऐसी जगह हैं जहाँ से ब्लड काफ़ी इस्तेमाल होता है। 3 वाइटल हैं, 3 नॉन वाइटल है। जैसे स्किन है, अच्छा खासा ब्लड यूज़ होगा वहाँ पर। जैसे किडनी है, एक अच्छा खासा कार्डिक आउटपुट का शेयर वो किडनीज ले लेती हैं। और जीआईटी है, एक पूरे नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। तो स्प्लेन्केनिक ब्लड वेसल्स, रीनल ब्लड वेसल्स और कुटेनियस ब्लड वेसल्स, ये इस वक्त नॉन वाइटल हैं क्योंकि ये इमरजेंसी है। हमें 3 और ऑर्गन है जहाँ ब्लड सप्लाई हमारी, जहाँ शिफ्ट करना है ब्लड को, क्योंकि ब्लड तो सेम है। शिफ्ट करना है कहाँ? एक हार्ट जिसका रेट इस वक्त बढ़ा हुआ है, दूसरा ब्रेन जो इस वक्त बहुत ही हाई अलर्ट है, और तीसरा स्केलेटल मसल्स जो इस वक्त यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, दौड़ने में हमारे काम आ रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर जो मौजूद होती हैं ब्लड वेसल्स, उनको आपको रिलैक्स करना है। तो उनको आपको रिलैक्स करना है। तो 3 जगहों पर वेजो डायलेटेशन होती है, 3 जगहों पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ये आपको कौन करवाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। उसके बाद आप देखें, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके साथ जो स्मूथ मसल्स आपके होते हैं, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स आपके मौजूद हैं जीआईटी के अंदर, उनकी ब्लड सप्लाई जो है वो, उनकी जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है जीआईटी के स्मूथ मसल्स की, वो स्लगिश हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि इस वक्त डाइजेशन का कोई खेल नहीं चल रहा। और जो अंदर जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो टाइटली क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि अब खाना आगे नहीं बढ़ाना, इस वक्त डाइजेशन का कोई सिलसिला नहीं होगा, इस वक्त हमें जान बचानी है। यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि इस वक्त मैच्योरेशन का कोई खेल नहीं है, और उसके स्फिंक्टर्स टाइटली क्लोज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इमरजेंसी के लिए तैयार कर रही हैं। और जब ये इमरजेंसी के लिए तैयार कर रही हैं तो आपका ये सारा सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? आप देखें, सबसे पहले इसका जो प्री गैंग्लियनिक खेल है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लेटरल हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, T1 से लेके L2 तक। ये देखेंगे, ये L2, ये T1। तो जब आप स्पाइनल कॉर्ड को काटेंगे तो किस जगह से ये खेल स्टार्ट हो रहा है? ये कहानी स्टार्ट हो रही है कहाँ से? लेटरल हॉर्न्स से। ये लेटरल हॉर्न, ये ना तो पोस्टीरियर हॉर्न वो सेंसरी था, ना एंटीरियर हॉर्न वो वॉलंटरी मोटर था। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ आपका इससे। तो ये यहाँ से T1 से, कहाँ से निकला? T1 के रूट से, T2 के रूट से, T3 के रूट से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और फिर L1 और L2। जैसे बाहर निकला रूट से तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन तक आया मिक्स नर्व से, तो ठीक वर्टिब्रल कॉलम के बाहर उसको अपना गैंग्लियन अवेलेबल हुआ है। देखिए अब गैंग्लियन अवेलेबल हुआ उसको। अब ये गैंग्लियन अवेलेबल हुआ है, कौन सा गैंग्लियन? T1 गैंग्लियन, T2 गैंग्लियन, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, L1, L2। ये एक चेन है, इसको सिंपैथेटिक ट्रंक कहते हैं। लेकिन ये कितने रूट्स ने इनको इस्तेमाल किया? कितने रूट्स में से पड़े हुए वो जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं उन्होंने इस्तेमाल किया? जाहिर है 14 ने, क्योंकि 14 से ही निकले हैं, ना ऊपर के 8 में थे ना नीचे के 8 में। इसका मकसद ये हो गया कि जो सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो सिर्फ 14 रूट्स में या 14 नर्व्स को इस्तेमाल करते हैं। अब खेल शुरू हो रहा है असल यहां। अब कोई भी एक बंडल हम ले लेते हैं। ये बंडल है फॉर एग्जांपल, ये समझ लो कि T1 ले लेते हैं। T1 का बिहेवियर देखें कैसे। ये क्या करेगा? बाहर आके अपने इन गैंग्लियन के अंदर जो सेल बॉडियां हैं उनमें आके रिले करेगा, ठीक है। और अगर रिले किया तो फिर वहां से जो न्यूरॉन उठेगा वो किस में जाएगा? वो जाहिर है वो T1 नर्व में ऑनवर्ड जाएगा, T1 स्पाइनल नर्व में, ताकि उसके पोस्टीरियर एंटीरियर एमआई में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एक तो ये होगा। अगर ऐसा हुआ सिर्फ और सब इसी तरीके से हुए तो फिर तो हमारे सिर्फ 14 नर्व्स के अंदर ही पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होंगे। अब आपने देखा प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की लोकेशन, और ये क्योंकि थोरेक्स के 12 गैंग्लियनों में 12 सेगमेंट्स में और लंबर के 2 सेगमेंट में होता है सिर्फ, न इससे ऊपर न इससे नीचे, ब्रेन में तो कभी भी नहीं। इसका मकसद है कि आपके सिंपैथेटिक न्यूरॉन की सेल बॉडीज की कलेक्शन, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की स्टेशन सिर्फ पूरी थोरेसिक सेगमेंट्स 12 और 2 लंबर है। इसलिए हम इस सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑटोनॉमिक को थोरेको लंबर आउटफ्लो भी कहते हैं। थोरेको लंबर आउटफ्लो।
क्योंकि 12 थोरेसिक और 2 लंबर में होता है, ना तो ये सर्वाइकल में है न बाकी लंबर और सेक्रल में है। इससे तो ये जाहिर होता है कि फिर सिर्फ हमारे 14 नर्व्स में होगा, सर्वाइकल में होगा ही नहीं। सर्वाइकल में नहीं होगा तो फिर ब्रेकियल प्लेक्सस में कैसे जाएगा? फिर ना तो नीचे लंबर में होगा ना सेक्रल में होगा, तो ना तो हमारे लोअर लिम्ब को मिल सकेगी सिंपैथेटिक सप्लाई, ना हमारी अपर लिम्ब को मिल सकेगी, और फिर ब्रेन और फेस तक भी कैसे जाएगा? स्पाइनल नर्व तो उधर पहुंचती ही नहीं है, ना तो हमारे फेस को मिल सकेगी सिंपैथेटिक सप्लाई ना ब्रेन को। तो ब्रेन भी गया, फेस भी गया, अपर लिम्ब भी गई, लोअर लिम्ब भी गई। इसका मकसद है कि हमारी सिर्फ सिंपैथेटिक सप्लाई सिर्फ इन 14 नर्व्स के जरिए पहुंच पा रही है। और इसमें यह भी नजर आएगा हमें कि जो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, जो न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं, तो प्रीगैंग्लियनिक फाइबर जिसमें माइलिन शीट चढ़ी हुई है वो छोटे होंगे क्योंकि बाहर फौरी तौर पे उनका गैंग्लियन अवेलेबल है, लेकिन वो पोस्टगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो हैं सिंपैथेटिक में वो लंबे होंगे क्योंकि उसका इफेक्टर आर्गन तो दूर दूर पड़ा हुआ है। तो पोस्टगैंग्लियनिक न्यूरॉन्स दे विल बी लॉन्ग एंड प्रीगैंग्लियनिक दे आर शॉर्ट, मोस्टली ऐसा ही है। और इसकी लेंथ का अंदाजा आपको इसी से हो रहा होगा। ये इस वक्त ये पहली चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है, ये तो वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमें अंदेशा हो रहा है कि ऐसा ना हो कहीं, लेकिन है ऐसा नहीं। ये क्या हुआ है कि आपके ये जो गैंग्लियन जिसमें आपने रिले करवाया था T1 को, फॉर एग्जांपल मैं एक T1 ले रहा हूँ, बाकी सब ऐसा ही कर रहे हैं, और यहाँ से पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स चले, वो T1 के साथ ही चले हैं और जाके इफेक्टर आर्गन तक पहुँच गए। एक तो ये सिलसिला है, नंबर 1 ऑप्शन यही है इसका। लेकिन नंबर 2 ऑप्शन ये है कि ये न्यूरॉन्स T1 वाले जो T1 से उठे हैं, ये बाहर अपने गैंग्लियन में गए ज़रूर हैं लेकिन रिले नहीं किया है। क्यों नहीं किया है और कौन सा इनको आसरा था? एक्चुअली ये जो इस वक्त आपको सिंपैथेटिक चेन के 14 गैंग्लियन मैंने आपको बताया है ना, गैंग्लियन 14 नहीं होते हैं, गैंग्लियन उतने ही होते हैं जितनी नर्व्स होती हैं। इसका मकसद है कि नीचे फिर आपका L3 गैंग्लियन भी है, 4 भी है, S1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, इस तरीके से कॉक्सिजियल भी है। और ऊपर फिर आपके ये गैंग्लियन हैं जैसे सर्वाइकल 8 भी है, फिर 7 भी है, ये मिलके एक ही बनाते हैं। फिर आपका 6 भी है और 5 भी है, ये मिलके एक बनाते हैं। और अगले जो 4 हैं 1, 2 और 3 और 4 ये मिलके एक बनाते हैं। तो 8 गैंग्लियन आपके हैं, लेकिन फिर फिजिकली वो स्ट्रक्चरली वो 3 हैं। जो ऊपर वाला है इसको हम कहते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, बीच वाले को कहते हैं मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, और नीचे वाले को कहते हैं इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। नीचे वाला जो है इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये दरअसल 7th और 8th सर्वाइकल गैंग्लियन से मिलके बना है, लेकिन वो T1 गैंग्लियन के साथ मिलके एक ही गैंग्लियन वैसे बना देता है। इसका नाम होता है स्टीलेट गैंग्लियन, स्टार लाइक गैंग्लियन। थोरेको सर्वाइकल गैंग्लियन भी कहते हैं, सर्वाइको थोरेसिक गैंग्लियन, लेकिन ये 3 गैंग्लियन की फ्यूजन से बने हैं। और ये दूसरी तरफ ये पूरा चेन बन गया। इसका मकसद है कि सर्वाइकल ट्रंक, ये जो चेन है इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक, और ये जो गैंग्लियन की जो लाइन बताई मैंने आपको, ये इसको हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। तो इन्होंने क्या किया, ये जो T1 वाले हैं, मिसाल दिया है मैंने सिर्फ कि इसका एक ऑप्शन तो ये था कि अपने गैंग्लियन में रिले किया, उसके बाद ये चले गए अपने इफेक्टर आर्गन्स के पास थ्रू द स्पाइनल नर्व्स। दूसरा, निकले जरूर हैं, गैंग्लियन में भी आए हैं, रिले नहीं किया, अबव गए हैं, असेंड किया है उन्होंने। किसमें असेंड किया? तो ऊपर क्या मिले? सुपीरियर, इंफीरियर, मिडिल और सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये ऊपर गए हैं और ऊपर जाके ऊपर के गैंग्लियनों में रिले किया है इन्होंने। थोड़ा तो खुद में भी किया है, T1 में भी किया है, लेकिन ज़्यादातर ऊपर वालों में किया है, मिडिल में, इंफीरियर में, ज़्यादातर सुपीरियर में। एक तरीका यह है। ये वाला जो बिहेवियर अभी मैंने आपको बताया, ये सिर्फ T1 नहीं करता, ये T2 भी करता है, T3 भी, T4 भी, माने ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी और ये भी, और इवन 5 भी। और जिन्होंने ऊपर जाके रिले किया है तो फिर उनके जो पोस्ट गैंग्लियन न्यूरॉन्स हैं अब जा सकते हैं C1 के साथ, C1 नर्व के साथ, C2 के साथ, C3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6, 7, 8। इसका मकसद ये हो गया कि ये आपको इस तरीके से, ये देखें स्पाइनल नर्व्स, इसका मकसद है कि आपके सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स में पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स आ गए ना। हालांकि उनके घर के अंदर प्री गैंग्लियनिक सप्लाई नहीं थी, उन्होंने अपने नेबर से ले ली। कितने से? 4 से समझ लो, चलो बीच में जो आपने ये 14 दिए उसमें से ऊपर के 4 से इन्होंने 1, 2, 3 और 4 से, और 5 भी कंट्रीब्यूट कर लेता है, लेकिन आप चलो 4 ले लें। और यहां से अब आपके सर्वाइकल नर्व में भी पहुंच गया, तो सर्वाइकल प्लेक्सस में भी आ गया, तो साथ में आपके ब्रेकियल प्लेक्सस में भी आ गया, यानी आपका
5th सर्वाइकल, 6th सर्वाइकल, 7th और 8th उसमें भी पहुंच गया। तो इसका मकसद अपर लिम्ब में मामला तय हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि फेस और ब्रेन को तक तो गया ही नहीं। फिर क्या होता है कि यही वाले न्यूरॉन्स T1, 2, 3 और 4 वाले अपने अपने गेंगलियानों में तो जाते ही हैं, कुछ ऊपर भी जाते हैं और ऊपर जाके इन गेंगलियानों में रिले करते हैं के बाद स्पाइनल नर्व्स के साथ चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऊपर गए, रिले हुए, बाहर निकले, लेकिन नर्व्स के साथ नहीं जाते। ये जो निकलेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन से और नर्व चारों के साथ न गए तो बंच बना लेंगे ये पोस्ट गेंगलियनिक का। जो इसके साथ न गए तो ये अलग बंच बनाएंगे और ये वाला अलग बंच होगा। ये बंच है किसका? पोस्ट गेंगलियन न्यूरॉन्स का। आप बोलेंगे नर्व के साथ नहीं गए तो अब किसके साथ जाएंगे? ये वो हैं जो फेस की तरफ जाने वाली आर्टरियों के ऊपर प्लेक्सस बना के जाते हैं। यानी पहली दफा आपने देखा होगा पोस्ट गेंगलियनिक न्यूरॉन्स या कोई भी न्यूरॉन्स के बंडल्स, न्यूरॉन्स के जो न्यूराइड्स हैं उनके बंडल्स नर्व के साथ रन नहीं कर रहे हैं, आर्टरियों के ऊपर प्लेक्सस बना के जा रहे हैं। पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस, जो सबसे ऊपर वाला है वो कैरोटिड आर्टरी के साथ, जो नेक्स्ट वाला है वो सबक्लेवियन के साथ, और आगे वाला जो पेरी वर्टिब्रल आर्टरी वगैरह वगैरह, इन आर्टरियों के साथ जाते हैं। और आर्टरियाँ आगे जो ज़ाहिर है यही तो दो तीन आर्टरियाँ होती हैं जो हेड एंड नेक को और ब्रेन को सप्लाई करती हैं। आपके ब्रेन और हेड एंड नेक को प्री गेंगलियनिक सप्लाई मिल जाएगी, सॉरी पोस्ट गेंगलियनिक सप्लाई मिल जाएगी। पोस्ट गेंगलियनिक क्योंकि ये गेंगलियन से उठे हैं। प्री गेंगलियनिक कहाँ से होगी? तो उसका मकसद है कि ब्रेन और फेस की जो प्री गेंगलियनिक कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? ये ऊपर के चार जो है T1, 2, 3 और 4 के हाथ में है। और जो पोस्ट गेंगलियनिक किसके हाथ में है? सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सर्वाइकल गेंगलियन से। अभी बता रहा हूं कि ये सुपीरियर सर्वाइकल गेंगलियन के इस लेवल से ऊपर कोई भी सिंपैथेटिक न्यूरॉन होता ही नहीं है। यानी फेस और ब्रेन में कभी किसी सिंपैथेटिक न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन का भी आसरा नहीं रखना, होता ही नहीं है। ये आखिरी सेल बॉडी है, कलेक्शनें हैं जहां तुम्हें रिले होना होगा। क्योंकि अगर यहाँ रिले नहीं हुए, यहाँ से निकल गए प्री गेंगलियनिक होके, तो आगे तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। क्योंकि प्री गेंगलियनिक न्यूरॉन्स कभी भी इफेक्टर आर्गन, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, एक्सोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचते ही नहीं है। पहुंचेंगे भी तो वो उसकी बात नहीं मानी। तो अब आपका ब्रेन भी सप्लाई हो गया, आपका फेस भी सप्लाई हो चुका है, अपर लिम्ब भी हो चुकी है। अब उसके साथ ये तो तरीका था, ये मैंने आपको T1 और इनके लिए बताया। अब T1 से लेके T4 तक का खेल था। अब T1 और T1 से लेके T4 वाले एक और भी काम करते हैं। क्या करते हैं? रिले हो गए, ठीक है, हो गए, अपनों में रिले हुए हैं जो, वो उसके बाद किसके साथ जाएंगे? नर्व्स के साथ जाएंगे, मैंने बताया, स्पाइनल नर्व के साथ। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्पाइनल नर्व के साथ भी नहीं जाते, ये यहां से सीधे थोरेक्स के अंदर इंटर हो जाते हैं। क्योंकि थोरेक्स के अंदर तो स्पाइनल नर्व नहीं जाती ना, सवाए फ्रेनिक के, तो फ्रेनिक में नहीं जाते, ये उसके अंदर चले जाते हैं। एक ये भी तरीका है पोस्ट गेंगलियनिक को ट्रेवल कराने का। तो प्री गेंगलियनिक को ट्रेवल कराने का तरीका क्या था? अपने गेंगलियन में आए, रिले कर दिया, बात खत्म, ताकि आगे से पोस्ट गेंगलियनिक चले जाए। फिर अपने गेंगलियन में आए, रिले नहीं किया, ऊपर के गेंगलियंस में रिले किया, ताकि वही खेल चले उधर। पोस्ट गेंगलियनिक का रवैया क्या था? पोस्ट गेंगलियनिक का ये रवैया था कि या तो सीधे निकल जाएं पोस्ट गेंगलियनिक, या जो अभी पोस्ट गेंगलियनिक थे वो नर्व के साथ न जाएं, आर्टरी के साथ जाएं, या फिर पोस्ट गेंगलियनिक न आर्टरी के साथ जाएं, न किसी स्पाइनल नर्व के साथ जाएं, यहाँ से अंदर थोरेक्स में इंटर हों। और थोरेक्स में क्योंकि अब कोई नर्व नहीं जा रही है जो इनको लेके जा सके, तो फिर मजबूरन ये अपनी स्ट्रक्चरली नर्व खुद अपनी बनाते हैं, अपना कनेक्टिव टिश्यू देके अपनी नर्व खुद बना लेते हैं। ऐसी नर्व्स को हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी नर्व्स। ये आपकी पोस्ट गेंगलियनिक नर्व्स हैं। पोस्ट गेंगलियनिक नर्व्स जो आपके अंदर आपके हार्ट को और लंग्स को क्यों? क्योंकि स्मूथ मसल है ना उधर। हार्ट को क्यों? क्योंकि कार्डियक है, तो उनको सप्लाई करती हैं। ये कार्डियोपल्मोनरी नर्व्स हैं। अब उसके बाद ये सिलसिला तो यहां तक था। ये कौन सा मैंने, ये 4 सेगमेंटों वाला सिलसिला मैंने आपको बताया। T1, 2, 3 और 4 का ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब आप इससे नीचे देखें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वाला और इससे नीचे वाला।
अब इसमें जहाँ पे देखें ये क्या कर रहे हैं, ये फाई वाला क्या कर रहा है, फाई वाला वही करेगा जो उमन किया जाता है, फाई अपना गेंगलियन में यूज़ करेगा उसको, जो बाहर बैठा हुआ है उसका, ताकि इससे ऑनवर्ड पोस्ट गेंगलियनिक फाइबर 5 में रन करे जैसे होता है। 6 वाला भी ऐसे ही करेगा, 7 वाला भी ऐसे ही, 8 वाला भी, 9 वाला भी, 10 भी, 11 भी और 12 भी, जैसे आम हो रेगुलरली। और वो रन करेगा किस में, थोरेसिक जो बाकी हैं 12 थोरेसिक, 12 तक माना, बाकी जो नेक्स्ट 8 थोरेसिक्स जो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाय में चले जाएंगे। इंटीरियर रेमाय जो है इंटरकास्टल्स वगैरह, अब लोग इंटरकास्टल स्किन पे आते हैं, भले आए, वो आपको वहाँ पर सोमेटिक सप्लाई तो देंगे, सेंसरी और इंटरकास्टल मसल्स को सप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें ऑटोनॉमिक फाइबर बिठाए हुए हैं ताकि वहाँ से आपको स्वेटिंग भी हो, वहाँ पर आपको एट्रोपाइला मसल भी, और साथ में आपकी स्किन जो है उसके अंदर जो मौजूद ब्लड वेसल्स हैं उनमें स्मूथ मसल्स हैं वो भी, तो सारे ऑटोनॉमिक की तो ज़रूरत होगी ना आपको, ये तो होगा ही। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने गेंगलियन में जाएंगे ज़रूर लेकिन रिले नहीं करेंगे, ये सीधा थोरेक्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। 6th वाला भी ऐसे करेंगे, फिर वो 5th वाले के साथ कंबाइंड हो जाएगा, 7th वाला फिर उसके साथ, 8th वाला फिर उसके साथ, 9th वाला फिर उसके साथ, तो एक बड़ी सी नर्व बना लेंगे। उसको देखा देखी फिर 10 और 11 वाला भी ऐसे ही करेगा, एक बनाएंगे, और 12th वाले को कोई नहीं मिलेगी तो वो सिंगल ही बना लेगा। ये 3 आपकी प्री गेंगलियनिक नर्व्स, क्योंकि गेंगलियन में रिले नहीं किया है, गुजरे हैं सिर्फ, रिले नहीं किया है। ये 3 नर्व्स आपने थोरेक्स में की थी, इनका नाम है ग्रेटर, लेसर और लीस्ट स्प्लेन्किनिक नर्व्स, जिनकी सेल बॉडियाँ बैठी हुई हैं लेटरल हॉर्न्स ऑफ द T5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10, 11 और आखिर में 12 में। ये बाहर निकली हैं दोनों तरफ से, और फिर उन्होंने डायफ्राम को छोड़ा है, क्योंकि इनका टारगेट फिर थोरेक्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है थोरेक्स में कार्डियोपल्मोनरी नर्व्स तो आपने कर दी हैं, वो तो पोस्ट गेंगलियनिक थी, ये प्री गेंगलियनिक है, यानी इनको ये इंटर हो गई हैं एब्डोमेन में, इनका टारगेट एब्डोमेन है, एब्डोमेन है, लेकिन ये प्री गेंगलियनिक है, वहां तो इनको कोई पूछेगा ही नहीं। ये तो अपने घर के बाहर बैठे हुए गेंगलियन से इन्होंने बात ही नहीं की, ये तो पियर्स होकर निकल गए यहां से, तो इसका मकसद है कहीं और भी आसरा है गेंगलियन का, बिल्कुल है, ये आसरा है गेंगलियन का एब्डोमेन के अंदर। और एब्डोमेन के अंदर जब आप जाएंगे तो फिर आपको एब्डोमेन के अंदर आगे चल के देखेंगे, आपके ये एब्डोमेन के अंदर जब ये पहुंचेंगी तीनों तो डायफ्राम को पेनिट्रेट करेंगे। आपको पता है क्रूरा से निकलती हैं, क्रूरा में से पास होती है, राइट क्रस से 3 और लेफ्ट क्रस से 3, लेफ्ट और राइट, ये प्री गेंगलियनिक है, इसको स्प्लेन्किनिक नर्व्स कहते हैं। और ये स्प्लेन्किनिक नर्व्स अंदर इंटर होंगी तो वहाँ उनको गेंगलियन मिलेंगे इन फ्रंट ऑफ एओर्टा। एक का नाम है सीलियक गेंगलियन, तो उसमें रिले करेगा, एक का नाम आगे सुपीरियर मेसेंट्रिक गेंगलियन वगैरह वगैरह, यहाँ जाएंगे और वहाँ से जो पोस्ट गेंगलियनिक न्यूरॉन्स उठेंगे। आपने सिर्फ उधर तो फिर कोई नर्व्स नहीं, क्या और नर्व्स बनाएंगे अपनी, नहीं, ये वो बात करेंगे जैसे आपके सर्विकल वालों ने किया था, आर्टरियों को ऊपर प्लेक्सस बनाएंगे, पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस, और ये पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस इनको हर जगह ले जाएंगे, आर्टरियाँ हर जगह जाती हैं, तो उसके ऊपर नेटवर्क जाएगा, तो फोर गट भी सप्लाई हो जाएगी, मिड गट भी और हाइंड गट भी। तो आप देखें आपका जीआईटी में थोरेक्स पूरा सप्लाई हो रहा है, और साथ में नीचे आपने एब्डोमेन भी सारा सप्लाई कर दिया इसी तरीके से। और उन्हीं में से जो ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व है वो इन सीलियक और इन गेंगलियनों में से होती हुई फिर अभी भी रहेगी प्री गेंगलियनिक। ये इन गेंगलियनों को भी नहीं पूछेगी क्या इसको और बड़ा आसरा है क्या, बिल्कुल है, और वो आसरा है उसका किडनी के ऊपर बैठा हुआ वो ग्लैंड जिसका नाम है सुप्रारिनल ग्लैंड, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं, एक कार्टेक्स बाहर वाला और एक अंदर मेडुला। और मेडुला जो है वो एक गठड़ी है दरअसल न्यूरॉन्स की। तो आप बोले सर वो न्यूरॉन्स की गठड़ी तो क्या वो भी न्यूरल क्रेस्टल से डेवलप होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि कोई भी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कहीं भी नज़र आ जाए, कहीं भी, चाहे गेंगलियन में हो, चाहे आर्गन के अंदर हो, चाहे वाल में हो, चाहे एडिनल मेडुला में क्यों ना हो, वो न्यूरल क्रेस्टल की डेरिवेशन होगी। एक और न्यूरल क्रेस्टल डेरिवेशन इज द एडिनल मेडुला। और यहाँ से एक ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व इधर पहुंचेगी और इसको आके स्टिमुलस जब देगी तो ये पोस्ट गेंगलियनिक न्यूरॉन्स होंगे। इसका मकसद है कि क्या एडिनल मेडुला एक गेंगलियन है? बिल्कुल एक मॉडिफाइड गेंगलियन ही है ये। तो वहाँ से जो छोटे छोटे पोस्ट गेंगलियनिक न्यूरॉन्स इमर्ज होंगे तो उनके न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएंगे? वहाँ तो कोई इफेक्टर आर्गन नहीं बैठा हुआ है, ये इफेक्टर आर्गन नहीं बैठा हुआ, इसलिए ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर सीधा ब्लड में डाल देता है। तो फिर क्या ये न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं हुआ, ये तो हार्मोन हुआ? बिल्कुल हार्मोन ही है। इसको हम इस वक्त कहेंगे न्यूरो हार्मोन, क्योंकि ये न्यूरॉन से जनरेट हुआ है। ये मिल गया आपका एक तरह से आपका ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम
एंडोक्राइन सिस्टम से, क्योंकि अब की बार न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्टर ऑर्गन सामने नहीं बैठा हुआ, वो उसको ब्लड में डाल दिया उसने, तो ये हो गया हार्मोन, क्योंकि ब्लड में से जो आपके केमिकल्स ट्रेवल करके डिस्टेंट ऑर्गन्स पर, इफेक्टर ऑर्गन्स पर जब वो अफेक्ट करते हैं तो फिर तो ये तो एंडोक्राइन सिस्टम हो जाता है। बिल्कुल ये एंडोक्राइन सिस्टम ही है इस वक्त, अगर एड्रिनल मेडुला की बात हो रही है तो, बाकी नहीं है, बाकी तो ज़ाहिर इफेक्टर ऑर्गन सामने बैठे हुए हैं इसके, फिर वो नर्वस सिस्टम है। तो आपका ये पूरा एब्डोमेन भी सप्लाई हो जाता है। आप बोले सर यहाँ तक तो मामला समझ में आ गया है, थोड़े से वगैरह, फिर आपका हमारा लंबर प्लेक्सस और वहाँ उसका क्या होगा भाई, हमारे पास L1 L2 है ना, तो इसमें क्या होता है फिर ये नीचे के जो 4 होते हैं, ये T11 T12 L1 L2, ये अपने गैंग्लियनों में तो जाते ही हैं, वो वहाँ रिले होके फिर अपने अपने स्पाइनल नर्व में भी जाते हैं। तो नीचे जो ये गैंग्लियन बिठाए हुए हैं यहाँ पर, ये क्या करेंगे, कौन से L3 L4 L5 और उसके बाद सेक्रल गैंग्लियन, इसमें ये होगा कि ये आपकी जो T11 और T12 है, ये अपने गैंग्लियन में जाके अपनी नर्व के साथ तो जाएंगे ही, और कुछ इसमें से आपको पता है स्प्लेनिक बनाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो अपने गैंग्लियन में नहीं करके नीचे डिसेंड करते हैं। ऐसे ही जैसे T1 2 3 और 4 4 अपने गैंग्लियनों में तो गए थे, ऊपर भी गए थे, असेंड भी किया था, तो जहां अपने गैंग्लियनों में जाएंगे जो भी होगा रेगुलर सिलसिला वो तो करेंगे ही, लेकिन नीचे भी आएंगे, डिसेंड भी करेंगे अब की बार, क्योंकि नीचे 8 गैंग्लियन जो छोड़े हुए हैं, ऊपर के 8 गैंग्लियनों की तरह इनको भी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई मौजूद ही नहीं है, तो किससे लेंगे, अपने पड़ोसियों से। वो पड़ोसी कौन है इसके, नीचे वाले 4, तो आपने जो 14 लिए थे उसमें से ऊपर वाले 4 सर्वाइकल्स के लिए भी हैं, और नीचे वाले 4 बाकी बचे हुए के लिए भी हैं, माने कौन सा, नंबर 3 4 और 5 और सेक्रल के 5, नीचे वाले 8 के, नीचे वाले 8 गैंग्लियनों में जिनके अपोजिट प्री गैंग्लियनिक सप्लाई नहीं है वो अपने 4 पड़ोसियों से लेंगे, और ऊपर वाले जो 8 गैंग्लियन हैं जिनके अपोजिट में स्पाइनल कार्ड में अपनी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई नहीं है, वो अपने ऊपर वाले 4 पड़ोसियों से लेंगे, किसमें, T1 से, 2 से, 3 से और 4 से, और ये किससे, ये T11 से, T12 से, L1 से, L2 से, ये उनसे लेंगे, ये 8 वाले, ये और ये 8, तो दे कैन डिसेंड डाउन हियर, तब वहां से ये निकलेंगे बाहर। अब आपकी स्पाइनल नर्व सारी की सारी भर जाएंगी पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन से, तो लंबर प्लेक्सस की तरफ भी चले जाएंगे, तो सेक्रल की तरफ भी, और वहां से उठने वाली जितनी भी नर्व्स हैं अब उनके अंदर आपके सिर्फ सोमेटिक सेंसरी और सोमेटिक मोटर ही फाइबर नहीं होंगे, ऑटोनॉमिक भी उनमें होंगे। तो आपके जो लोअर लिम्ब में जो पसीने आते हैं वो ऑटोनॉमिक वाले फाइबर्स के थ्रू आते हैं, लेकिन उनकी सेल बॉडियां किधर बैठी हुई होती हैं, जाहिर है इन गैंग्लियनों में, और इनको कौन सप्लाई करता है, इनके घर के सामने तो गैंग्लियन है ही नहीं स्पाइनल कार्ड में, वो जाहिर है जहां है उनसे ले लेंगे, कौन से, लोअर वाले 4 से, क्योंकि हमारा प्री गैंग्लियनिक सप्लाई तो सिर्फ इन 14 सेगमेंट्स में ही होती है, उनके लेटरल हॉर्न्स में, आपका लोअर पार्ट ऑफ बॉडी और लोअर लिम्ब भी आपकी सप्लाई है, तो लोअर लिम्ब भी आपकी सप्लाई हो जाएगी, अपर लिम्ब भी सप्लाई हो गई, ये थोरेक्स भी, एब्डोमेन भी, और साथ में मिलके आपका पेल्विस भी। वो पेल्विस में क्या होगा, वहाँ पे भी स्प्लेनिक नर्व बनेगी, कैसे, जैसे स्प्लेनिक नर्व्स आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी नर्व्स जो आपको नीचे भी लेके गए हो आप, वो सेल बॉडियाँ वहाँ पर रिले भी करवाई हैं, फिर आपने नर्व्स के साथ भी लेके गए हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी होंगी जो इनमें रिले नहीं करेंगी, फिर भी निकल आएंगी। निकल कहाँ से आएंगी, जैसे लंबर से निकल के आ गई तो लंबर स्प्लेनिक नर्व्स कहलाएंगी, अभी प्री गैंग्लियनिक के, ये ऐसे ही है जैसे ग्रेटर और लेसर और लीस्ट है, और ऐसे ही फिर 5 सेक्रल से भी निकलेंगी, सेक्रल स्प्लेनिक नर्व्स। वो जो सेक्रल स्प्लेनिक नर्व्स और लंबर स्प्लेनिक नर्व्स में खासतौर पर सेक्रल जो है ये आपकी पेल्विस में एंटर हो जाती हैं। तो आप बोले पेल्विस में एंटर हो जाएंगी तो फिर उनको गैंग्लियन उधर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, वहाँ पर गैंग्लियन प्लेक्सस की शक्ल में मौजूद है, सेल बॉडियाँ मौजूद हैं उसमें, न्यूरल के सेल देता है उधर भी, उनको हम हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कहते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हमने सीलिएक प्लेक्सस वगैरह नाम डाले थे, तो वहाँ उनका नाम होता है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, वहाँ ये रिले करेंगी, और रिले करने के बाद वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक उठेंगी, तब जाके यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और बाकी चीज़ों को सप्लाई करेंगी, जो आपको इमरजेंसी के लिए तैयार करेगा। इस तरीके से ये होता है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। आपको पूरे बॉडी में आप जहाँ भी देखेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर सिर्फ ये 14 सेगमेंट्स है। लेकिन इन 14 सेगमेंट्स को भी ऐसे नहीं समझना ये ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक नहीं है, इनको भी सप्लाई ऊपर से आती है, और इनकी सप्लाई जो ऊपर से आती है, जो इनको ऊपर से समझाया जाता है, कौन समझाता है इसको, हाइपोथैलेमस। लेकिन हम प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक से ही
बात करते हैं, क्योंकि आगे से आप जब करेंगे न्यूरोनाटमी तब आपको पता चलेगा कि हाइपोथैलेमस इनका हायर कंट्रोल है, और हाइपोथैलेमस का सबसे बड़ा ऊपर से जो बड़ा सेंटर बैठा हुआ इनका सबका बाप वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। यानी आप आंखों से देखेंगे शेर को सामने, समझेंगे ब्रेन से कि ये शेर है, ये खतरनाक चीज है, ये हाइपोथैलेमस को बताएगा, हाइपोथैलेमस आपको इस डर के लिए तैयार करेगा, और फिर ये नीचे जाके ऑर्डर करेगा जो अब आपको सोमेटिकली बॉडी वाइज ये आपको तैयार करेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि ये है अब ये दौड़ेगा और आप भी दौड़ेंगे और आपको अपनी जान बचानी है इससे। लेकिन अगर आप आंख बंद कर लें तो ये तो बैठा हुआ है, लेकिन इसको अक्ल जो ऊपर से मिल रही थी वो मिलेगी नहीं। आप आंख बंद कर लें, आगे से 100 शेर सोए हुए हों, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम खामोश बैठा हुआ होगा। आप बोले सर आगे तो 100 शेर वो देखेंगे तो आपको सारा सिलसिला होगा ना। ब्रेन को भी जो ब्रेन को आंखें थोड़ी हैं, आंखें तो आपको हैं, आप खोलेंगे आंख तो सिग्नल अंदर जाएंगे तो हाइपोथैलेमस को तो फिर ये हेडक्वार्टर बैठा हुआ है आपकी खिदमत के लिए, लेकिन आप यूज़ तो करें ना उसको। तो आंखें बंद हों तो ये इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, ये अगर शेर धाड़ेगा उनमें से कोई एक, वो कान से गया तो फिर कान बंद नहीं होता, अल्लाह ताला ने कान को खुला रखा है। अब देखिए कान और नाक हमेशा खुले रहते हैं। कभी भी आप देखें रात को सोते हैं तो आईलिड्स आपके बंद करके सोते हैं, लेकिन कान कभी बंद नहीं करते आप। वो सांस तो ज़ाहिर है नाक तो बंद कर ही नहीं सकते आप, वो इसलिए नहीं क्योंकि रिस्पिरेशन आपकी जारी रहती है। माउथ आप बंद कर लेते हैं तो ज़ाहिर है, तो आप इस्तेमाल करें तो वो आपकी खिदमत में 24 घंटे वो 24/7 बैठा हुआ है, लेकिन आप इस्तेमाल तो करें ना। होगा ऊपर से, क्योंकि स्पाइनल कार्ड को सीधी कोई स्पाइनल नर्व में आँखें थोड़ी हैं कोई, तो सिंपैथेटिक इस्तेमाल तब होगा जब या तो सोचेंगे आप, या देखेंगे, या से मेल करेंगे, या ये सारी चीज़ें होंगी, या कोई इवन स्पाइनल कार्ड की लेवल में ट्रंक वगैरह में कोई आपको इवन कोई स्क्रैच करे तो भी आप भी तो होगा, लेकिन कोई स्टिमुलस जाए तो सही ना कम से कम। ऐसे बगैर किसी हकीकत के डरना तो नहीं शुरू करेंगे आप, और सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपैथेटिक सिस्टम है, और अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। वो इतना एक्सटेंसिव नहीं है, मज़े की बात यह है वो सरफेस पे कभी नहीं आता, स्किन में नहीं होता, लिम्स में कभी नहीं जाएगा, वो इतना कुछ के ब्रेन में भी नहीं जाएगा। जैसे ब्रेन में थोड़ा जाता है, लेकिन चलो ब्रेन भी गया, अपर लिम्ब भी नहीं, लोअर लिम्ब भी नहीं। इसका मकसद है कि जो बीच का ट्रंक का एरिया, थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस, और वो भी विसरा का एरिया, सरफेस पे भी नहीं, यानी स्पाइनल नर्व में भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो बड़ा कन्फाइंड सिस्टम है, ये एक्सटेंसिव है, ये किसी जगह पे ऐसे नहीं है जहां ये ना पहुंचे, हर जगह पहुंचेगा। इसके बगैर, सिंपैथेटिक के बगैर आप जिंदगी गुजार सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक के बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते, क्योंकि वो उमूमन रेस्ट का सिस्टम है, रेस्ट में आपको तैयार रखता है। ये इमरजेंसी में आप अपने ऊपर इमरजेंसी तारी ना करो तो आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। हाँ, दौड़ेंगे तो फिर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो हार्ट का रेट नहीं बढ़ाएगा, फिर आपका टेम्परेचर, फिर रिस्पायरेशन नहीं होगी, फिर स्वेटिंग नहीं होगी, तो टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं है, ज़िंदगी आपकी चलती रहेगी नॉर्मलाइज तरीके से टू सम एक्सटेंट। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक के बगैर यू कांट एक्चुअली लिव, लेकिन वो कन्फाइंड सिस्टम है, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में।